हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। तो आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2500 क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा और ऑलरेडी मैं इसके रिगार्डिंग आपके सेपरेट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के रिगार्डिंग कुछ 200 के आसपास क्वेश्चन का मैं बंच बनाकर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट को चेक करो। अब मैं आपके सामने सेट 4 लेकर आ रहा हूं और हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम यूपीएससी और फ्रॉम जेकेएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बैंक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश, वेलकम टू साराकाश। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट जीएस कोर्स। दिस हैज बीन माय ड्रीम। एक ड्रीम थी कि आपकी यूट्यूब चैनल बनाएं और यूट्यूब चैनल में थोड़ी बहुत फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, और एक मेरी और ड्रीम थी कि मैं अपना एक बेस्ट कोर्स बनाऊं, एक ऐसा कोर्स जिसके बाद आप लोगों को कोई भी और जीएस कोर्स परचेस करने की जरूरत ना पड़े। जीएस का वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी एग्जाम, यूपीएससी से लेकर आपका एसएससी तक, और इसके अलावा आपके बीच में जितने भी एग्जाम आ गए छोटे बड़े सबके सब एग्जाम्स को कवर कर लेगा। ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स आप पे कवर करूंगा। बुक्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको कोई भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेक्टिव क्लासेस तो आप इसकी मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है, और मतलब बहुत ही गजब क्लासेस होने वाली है। 24 डाउट सॉल्विंग भी आपके साथ देखने को मिलेगी, और साथ साथ में आपके मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं जिस तरह से आपको अभी सॉल्व करा रहा हूँ वैसे मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मतलब आपका एग्जाम कहीं जा ही नहीं सकता। और जीएस से जितने लोगों को डर लगता है, बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम प्रो लेवल तक का आपको यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगी। इसके रिगार्डिंग में काफी सारा काम कर रहा हूँ, और सबसे बेस्ट पार्ट जो इस कोर्स की है, इतना ज्यादा अफोर्डेबल होगा। जो यहाँ पर काउंटर पार्ट्स है जो कि आपके इस कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, आप उनका इजीली 1/4 से लेकर 1/5 कर सकते हो। इतने में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि आप एवरीवन कैन अफोर्ड दिस कोर्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी अभी मैं इसके ऊपर कोर्स पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर कि इसी के लिए एक यहाँ पर थम्स अप आप ऐड कर दो, क्या कहते हैं, नीचे, और यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे ट्यून्ड रिगार्डिंग दिस अपडेट आल्सो। All right, so the very first question which is on your screen is which is the largest cold desert of the world? ठंडा मरुस्थल कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की हुई है। सो हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज ये वीडियो आपको लाइव चल रही है, आपको पता है। तो इसके बाद मैं तब तक आपके साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, देन आई विल गिव यू द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोल्ड के रिगार्डिंग बात की हुई है। अगर यहाँ पर हॉट होता तो इसका आंसर क्या होता, तो आप अच्छे से जानते हैं इसका आंसर क्या होता, सहारा डेजर्ट होता। सहारा डेजर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका रीजन में, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और काफी अच्छा स्प्रेड इसका देखने को मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो मोरक्को से लेकर नीचे चैड वैड तक, है ना, चैड तक, और इवन क्या कहते हैं आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले राज्य में भी आपका स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है। तो काफी अच्छा खासा स्प्रेड आपको देखने को मिलता है सहारा डेजर्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका कोल्ड डेजर्ट के रिगार्डिंग। अगर पहले ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के अंदर जितने डेजर्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से कुछ तो है कोल्ड डेजर्ट, कुछ तो है आपके गर्म। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट, पहली बात तो ये आटाकामा और बाकी सब ऑप्शंस के अंदर एक खासियत है, ये सभी के सभी कौन से हैं? ये आपके एशियन के अंदर, एशिया रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तकला मकान आपका यहाँ पर आता है आपका चाइना के अंदर, मैं लिख देता हूँ चलो आपको, एक तकला मकान आपका देखने को मिलेगा आपको चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना के अंदर तिब्बत प्लेट्यू से ऊपर आपका ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इन टच रहता है विद द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया, स्पेसिफिकली मंगोलिया में देखने को मिलता है। मंगोलिया, एक मिनट, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया के अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आपका रशिया के अंदर भी हल्का सा स्प्रेड आउट हो चुका है। तुर्किस्तान आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली देखो, ये तुर्किस्तान, मान लो ये आपका डेजर्ट है तुर्किस्तान, तो यहाँ पर आपका आ रहा है गोबी डेजर्ट, यहाँ पर आपका गोबी डेजर्ट, यहाँ पर आ रहा है आपका तकला मकान, नीचे आपका आ गया तिब्बतन प्लेट्यू, नीचे आपका यहाँ पर आ गया हिमालयास, और अगर आप इधर वाली साइड पे देखोगे तो यहाँ पर और भी आपके कुछ आते हैं डेजर्ट वगैरह। एक मिनट, उसका नाम क्या याद आ रहा है मुझे, ये इधर आपका आता है, क्या कहते हैं आपका, कुछ कुमा करके आता है, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। कुमा करके इसका डेजर्ट का नाम आता है। उज्बेकिस्तान में आपका आता है, उज्बेकिस्तान में आपका आएगा कुमा का डेजर्ट, यहाँ पे ऊपर आएगा, ऊपर आपका आ जाएगा कुमा करके, ठीक है। आई थिंक काला कुमा करके इसका नाम है, काला कुमा करके डेजर्ट आता है। तो ये इस तरह से आपका तुर्किस्तान वाला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आंसर हो जाएगा आपका गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है आफ्टर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में तो आपका कोल्ड तो है ही पूरा का पूरा, वो तो कोल्ड डेजर्ट पहले से ही है। उसके बाद आपका आर्टिक भी कोल्ड डेजर्ट है। तो ये नॉन पोलर आपका लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आटाकामा के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आटाकामा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये आपका आता है साउथ अमेरिका के अंदर,
तो एकमात्र आपका है जो कि आपका डिफरेंट कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है, ये आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएगा। ये बाकी सब के सब, ये तुर्किस्तान तो ये तुर्कमेनिस्तान में आ गया, और ये जो है आपका सबके सब कहां पर आ रहे हैं आपके, दिस आर लाइंग इन वेयर, दीज आर लाइंग, एक सेकंड ना, ओके, सो ये आप सबके आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं एशिया के अंदर आपके आ रहे हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है, एशियन आगे। अब थोड़ा सा आटाकामा के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को, तो आटाकामा डेजर्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका साउथ अमेरिका में आ रहा है। साउथ अमेरिका में आपके बहुत सारे जो आपके ऑलमोस्ट बॉर्डर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको हल्का सा मैप बनाता हूँ, ये इस प्रकार का एक रफ मैप है, ठीक है। ये अफ्रीका का मैप थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को, बट साउथ अमेरिका और अफ्रीका इज प्रीटी मच सेम, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये तो ये साउथ अमेरिका का काइंड ऑफ मैप आपका बन जाएगा। तो ये टॉप से शुरू हो जाओ, टॉप से आप शुरू हो जाओ बिल्कुल, यहाँ से आपका इक्वाडोर, फिर आपका देन आपका सॉरी इक्वाडोर के ऊपर आपका आ जाएगा वेनेजुएला, ठीक है। देन आपका यहाँ पर आपका पेरू आ जाएगा। ये इस तरह से ना सारा डेजर्ट यहाँ पर आपका चलता रहता है, ऐसे करके आपका नीचे तक जाएगा ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका ये फाकलैंड आपका आता है। तो ये जो जितना भी सारा एरिया बनाया मैंने आपको, ये यहाँ पर आपकी एंडेस माउंटेन रेंज भी है, ये क्या है आपकी एंडेस माउंटेन रेंज भी है, और एंडेस माउंटेन रेंज के साथ साथ आपको यहाँ पर ये आपको आटाकामा डेजर्ट भी देखने को मिल जाएगा। आटाकामा डेजर्ट का पर्टिकुलरली जो एरिया है वो आपका ये वाला आता है, ये वाला आता है, ठीक है। साथ साथ में आपका डेजर्ट तो बना हुआ है, पर ये वाला जो एरिया है ना, जो चिले के अंदर आपका आता है, तो चिले के अंदर आपको आता है आटाकामा डेजर्ट। इतना सारा क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, रीजन इसका क्या है कि आटाकामा डेजर्ट के अंदर आपको ये हॉट डेजर्ट है, और यहाँ पर आपको एक जगह निकलती है जिसका नाम है अरिका। तो आटाकामा डेजर्ट के अंदर एक जगह आती है, इसका नाम है अरिका, ठीक है। अरिका करके डेजर्ट ही है। दिस इज कॉल्ड एज अ ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा सूखी जमीन जहां पर आपकी आती है, वहां पर क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट इन द वर्ल्ड आपकी क्या है, अरिका। याद रखना, सहारा क्या है आपका हॉटेस्ट प्लेस, ये क्या आपका हॉटेस्ट प्लेस, ठीक है। और ये अरिका क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा यहाँ पर एक ना और अर्जेंटीना, ये आपका अर्जेंटीना वाला इलाका आ गया। तो अर्जेंटीना के अंदर आपका एक और डेजर्ट आता है, इसको बोलते हैं पैटागोनिया डेजर्ट। ये आपका क्या, आपका कोल्ड डेजर्ट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है, कोल्ड डेजर्ट, ये आपका कोल्ड डेजर्ट है। इधर हॉट डेजर्ट बन रहा है, इधर कोल्ड डेजर्ट बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रख लो इसके अंदर, चिली के अंदर ही इसी डेजर्ट वाले इलाके के अंदर और एंडीज माउंटेन रेंज भी यहाँ पर आपकी लाई कर रही है। तो याद रखना, यहाँ पर एक आपकी क्या कहते हैं, आपकी वोल्केनो आती है, माउंटेन कह लो, वोल्केनो कह लो, ये आपकी वोल्केनो आती है, इसका नाम है ओजेस देल सालादो, ठीक है। ये जो है ना, ये आपकी दुनिया की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। हाईएस्ट वोल्केनो तो है ही है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो आपको देखने को मिलती है वो क्या आपकी ओजेस देल सालादो, ठीक है। काफी सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, ठीक है, याद रखना। और गोबी डेजर्ट भी सर काफी ज्यादा ठंड पड़ जाती है यहाँ पर। अगर सर्दियों के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट वहाँ पर -20 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर पहुंच ही जाता है। इवन -25 के पास रिकॉर्ड किया गया इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर और से बहुत सारे और भी डेजर्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, अगर मेरे को जस्ट टू नेम फ्यू ऑफ देम, तो आपको देखने को मिलेगा जैसे यूएसए के अंदर अगर बताऊं तो आपका एक आपका आता है मोरेन करके आपका आता है, ठीक है। देन आपका आता है ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन आपका आएगा, यूएसए के अंदर आपका आता है। देन अगर मैं आपको बताऊं तो एक अफ्रीका के बहुत ज्यादा फेमस है ना, यूएसए के छोड़ दो आप ये छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अफ्रीका के इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के अंदर आपका आता है कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा तो आपका आ ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। देन आपका यूएसए वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर आपका आता है थार डेजर्ट, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। बाकी ईरान वगैरह के देख लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है, दैट इज पूछता है क्या, द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन इंडिया। पहला मल्टीपर्पस पूछ रहा है ना, लार्जेस्ट पूछ रहा है ना स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, आपका पहला पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही सारा आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दामोदर इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको टाइम नहीं दिया आंसर करने का, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो दामोदर इसका हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये जो क्या कहते हैं आपकी दामोदर रिवर के ऊपर बनाया था, दामोदर रिवर के ऊपर ये बनाया गया था, और ये आपको देखने को मिला था कब, ये डेट किसी को याद है, एनीवन कैन मेंशन द डेट। तो ये आपका आया था, शैल आई टेल यू, चलो ये आपका आया था बेसिकली, ये आपका जुलाई के अंदर देखने को मिला था, आई थिंक जुलाई 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई 7 1947 के अंदर ये क्या था, आपका शुरू हुआ था। 1947 1948 कह सकते हो आप। यहाँ पर क्या होता है, आपका शुरू हुआ था 1948 के आसपास, ये एप्लीकेबल कर दिया गया था, ठीक है। एक सेकेंड,
All right, the second question comes here is the first multi-purpose river valley project completed in India is. देखो यहाँ पर फर्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पर बिगेस्ट वगैरह नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पूछ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो भी आपको सीधा सीधा आंसर पता लग जाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आंसर ऑफ दिस इज, क्या आंसर है इसका? ये आपका आ जाएगा दामोदर। बिल्कुल सही बात है, दामोदर इज द वेरी वेरी फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो आपको देखने का मिला था। ये आपका 7 जुलाई है ना, 7 जुलाई आपका 1948 के अंदर ये आपका बनकर तैयार हुआ था। दामोदर रिवर के ऊपर बना था। दामोदर रिवर जो होती है ये आपकी जाकर मिलती है किसको? हुगली रिवर को जाके मिलती है। हुगली रिवर को जाके मिलती है। ये बेसिकली आपकी स्टार्ट कहां से होती है? झारखंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये हुगली रिवर को जाके मिलती है, और इसी को दामोदर रिवर को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं दामोदर रिवर को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? तो ये आपका आता है रिवर कोसी रिवर को बोलते हैं कोसी से कोसना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपकी अच्छा हुगली रिवर में जाके मिलती जो है, ये कहां पर मिलती है? आपकी मुर्शिदाबाद के अंदर आपकी जाके मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। जो कि कोलकाता के काफी पास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास रिक्वायर्ड है। हाँ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है हीराकुंड, तो हीराकुंड से याद रखना, ये हमारे हीराकुंड जो है आपकी हीराकुंड जो डैम है, हीराकुंड डैम जो है आपकी, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? आपकी संबलपुर उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे देश की लॉन्गेस्ट डैम है। दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको बताएं तो यहाँ पर लार्जेस्ट पूछे इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन, मतलब पावर जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो और साथ ही साथ में और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि तो लॉन्गेस्ट होगी, तो अगर हाईएस्ट पूछे, हाईएस्ट का मतलब ये भी हो गया कि वो डीपेस्ट भी होगी, है ना। हाईएस्ट और डीपेस्ट भी सेम हो गया, तो हाईएस्ट पूछे डीपेस्ट पूछे, इस सभी का आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी का आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बोलती है मैंने, टेहरी डैम, ठीक है। टेहरी डैम आपको देखने को मिलेगी। टेहरी डैम जो आपकी आती है, ये आपकी उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और किसके ऊपर बनी हुई आपकी? ये भागीरथी रिवर के ऊपर बनी हुई, आपकी बनी हुई, ठीक है। हीराकुंड डैम जो आपको देखने को मिलेगी, कौन सी रिवर पर देखने को मिलेगी? ये आपके देखने को मिलेगी क्या कहते हैं, आपकी महानदी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलती है, संबलपुर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। देन भाखड़ा नंबल, ये आपकी पहले हाईएस्ट हुआ करती थी, लेकिन बाद में टेहरी डैम बन गई, तो अब ये सेकंड हाईएस्ट आपकी बन गई है। काफी पुराना सिस्टम था ये, छोड़ो, कुछ खास काम करनी है। पेरियार रिवर इज ऑल्सो, ये आपको देखने को मिल जाएगी केरला के अंदर, और ये भाखड़ा नंगल पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे इतने आप याद रख लोगे, दैट इज गुड इनफ फॉर यू टू रिमेंबर। अच्छा, लॉन्गेस्ट कितनी है? 55 किलोमीटर के आसपास आपकी इसकी लेंथ है, तो ये भी अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ऑल राइट, ये भी हो गया खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। The intrusive volcanic landform formed when the lava cools in the shape of a saucer plate is called as। तो सर अजीब सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत फिजिकल ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा है, तो ये आपके लिए पीस ऑफ केक होने वाला है। देखो, वैसे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट देखने में लग रहा है आपको, लेकिन अगर आपने वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखोगे ना, जीसी लियोंग के सामने ये पिक्चर, ये जीसी लियोंग से पिक्चर लगी हुई है, ये एग्जैक्टली सेम पिक्चर आपको देखने को मिलेगी बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर। तो याद रखेंगे, देखो क्या है, वोल्केनो से संबंधित रखता है। जब क्या होता है ना, वोल्केनो से जब इरप्शंस होती है, तो अगर बाहर जो भी मटेरियल बाहर निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और अगर इसके अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। तो ये जो आपको ऑरेंज देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्मा। तो क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ना, ये अंदर भी सॉलिडिफाई होता रहता है, ये तो देखो, ये बैथोलिथ जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है जो कि आपका बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर अर्थ के अंदर ये आपका जो भरा हुआ मटेरियल उसे बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक है। अगर यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाए तो ये इस लैंडफॉर्म को बोलते हैं। वरना क्या होता है कि ना बीच में निकलकर यहाँ ये सबके सब क्या है? पत्थर ही तो है, ये सबके सब क्या है? पत्थर ही है। नीचे जो आपके डिपोजिशन वगैरह हुई है, तो उसमें जाकर भी ना ये क्या होता है, आपका अंडर हाई प्रेशर जाकर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये वहां पर क्या करता है, कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म बनाता है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन में देखते हैं, वापस एक बार आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव का मतलब क्या है? जो इन से मतलब क्या, जो अंदर ही बन जाए उसे बोलते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव भी होती है। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर निकलने के बाद जो लावा फॉर्म करेगा उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। अब बोल रहा है क्या? इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म के रिगार्डिंग यहाँ पर बोल रहा है, और बोल रहा है कि इस तरह की लैंडफॉर्म जो कि क्या होती है, सॉसर प्लेट की शेप के अंदर आपकी आती है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो समझो। एक तो होती है, इसे बोलते हैं कॉनकॉर्डेंट, एक को बोलते हैं कॉनकॉर्डेंट, एक को बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। तो कॉनकॉर्डेंट कौन सी होती है? जो कि ऑलमोस्ट क्या आपकी हॉरिजॉन्टल रॉक्स के साथ साथ क्या होती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। मतलब सीधी सी भाषा में जो हॉरिजॉन्टली जो सॉलिडिफाई करेगा उसको हम बोल देंगे कॉनकॉर्डेंट।
और डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या, जो यहाँ पर क्या होगा आपका 90 डिग्री के एंगल पे, या फिर बिल्कुल कह लो उसका ऊपर वर्टिकली जो क्या करेगा, सॉलिडिफाई करेगा। अब क्या कहते हैं आपका जो हॉरिजॉन्टली वाले वो कौन से होते हैं, सिल्स बोलते हैं, लेपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, ये सबके सब क्या है। फैकोलिथ क्या होते हैं, वेवी स्ट्रक्चर होते हैं, छोड़ो कुछ काम करिए, आप यहाँ पर फोकस करो सिल्स और लेपोलिथ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये आपका लेकोलिथ है, ये आपका लेकोलिथ है, ठीक है। देन आपका ये कहा गया आपका, हाँ ये आपका आ गया लोपोलिथ या लैपोलिथ कह लो, लैपोलिथ कह लो। यही आपका क्या, आपका सॉसर शेप की तरह होता है। देखो ये आपका सॉसर शेप की तरह आपको देखने को मिल रहा है। अब सिल भी तो ऐसे ही होता है, सिल भी तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल सिल भी क्या होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता है। तो सिल और लैपोलिथ ऑलमोस्ट सेम है। अगर ऑप्शन में ना दिया होता है, सॉसर शेप लिखी दिया है, तो इसका आंसर लैपोलिथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के अंदर लैपोलिथ ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लैकोलिथ दिया हुआ है। लैपो अलग है, लैको अलग है, लैको अलग है। तो लैपोलिथ जो होता है ना, वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सिल इसका आंसर होना चाहिए, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ से, ठीक है। एक बार देखो जरा, ओहो कहाँ चला गया, देखो ये है आपका लैकोलिथ। अगर देख पा रहे हो ना, ये लैकोलिथ है, तो ये लैकोलिथ है, तो ये तो इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा, ये तो ऑलमोस्ट एक तरह का इन्वर्टेड वी बना रहा है ना, इन्वर्टेड वी बना रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर लैपोलिथ लिखा होता तो लैपोलिथ आंसर होता, लेकिन इसका सिल आंसर हो जाएगा। और ये डाइक्स और याद रख लेना, डाइक्स क्या होते हैं, नियर वर्टिकल होते हैं। ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपका डाइक्स है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़े से ये टर्म्स इंटरेस्टिंग से टर्म्स है, लेकिन आपका पेपर भी फिर उस लेवल का है, थोड़ा सा आपने पढ़ाई होगा डेफिनेटली। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, उल्टा लिखा हुआ है, चलो एक बार कुछ चलेगा। तो ये जो है ये 1909 में जो आए थे, इसने क्या क्या प्रपोज किया, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो पहली बात है, देखो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स करो या मॉर्ले मिंटो जो भी करके कह लो। मॉर्ली जो है यहाँ पर वो क्या है आपके लॉर्ड मॉर्ली, ये जो है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे ये क्या आपके वाइसरॉय आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड इसके अंदर क्या क्या था, 1909 के अंदर आपका एक्ट आया था, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। यहाँ पर आपके क्या क्या किया गया था, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपके साइज को इंक्रीज करने की बात की थी, कि मतलब काउंसिल का साइज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और इंडियन की पार्टिसिपेशन को भी बिल्कुल इंप्रूव करने की बात की गई थी। तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, कि आपका इलेक्शंस ऑफ इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके रिगार्डिंग बात की गई थी। इवन इनफैक्ट खाली लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग नहीं, यहाँ पर ये भी बोला गया था कि यहाँ पर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। और ऐसे पहले इंडियन को इंक्लूड करने की बात भी कर दी गई थी, और वो पहले इंडियन कौन थे, वो थे, उनका नाम क्या है आपका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द वेरी वेरी फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इनटू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर 6 होते हैं, इसमें से एक आपके इंडियन आगे। इसके बाद जो आपका एक्ट आएगा 1919 का, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, 3 इंडियंस कर दिए जाएंगे, 2 इंडियंस को और ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, इंड्यूस द सिस्टम ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं किया गया था। ये जो सिस्टम हमारे देश में आया था, ये एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है। ऑल्दो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन ये इतना डिसेंट्रलाइजेशन की फोकस नहीं किया गया था कि यहाँ पर विलेज पंचायत और म्युनिसिपैलिटी बना दोगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो फोकस था, ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी। 1957 के अंदर ये आपकी आई थी। इन्होंने 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट किया था, और ये बोला था कि यहाँ पर आपके विलेज पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आपकी होनी चाहिए 3 करके। इसके बाद नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर पहली पंचायत बन गई थी, 1953 में आया था, 1957 में बन गई थी पहली वाली, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, आपका 24 अप्रैल को आपका क्या बोलते हैं, पंचायती राज डे बनाया जाता है, बिकॉज इस दिन क्या हुआ था, पंचायत और जो नगर पालिका हैं, इनको क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर। ये आपका हुआ था पंचायत को, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर आपको मिला था म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है बिकॉज मैं आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ। अगर आप बाद में वीडियो इनकेस देख रहे हो तो यू कैन ऑफ कोर्स ड्रॉप द स्पीड, देयरफॉर आपका टाइम थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कहानी, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल नंबर यहाँ पर क्या है 11, और शेड्यूल नंबर 12 के अंदर रिस्पेक्टिव चीजें ऐड की गई हैं। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन गलत होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब जरा देख लेते हैं कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में और क्या क्या बात की गई। यहाँ पर बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। और ये जो किया गया था इंट्रोड्यूस, ये बेसिकली यहीं पे किया गया था, और किसको प्रोवाइड किए गए थे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। बाद में ये जाकर अगले जो एक्ट्स आएंगे उसमें आपके एक्सटेंड हो जाएंगे टू द सिख, एंग्लो इंडियंस, वुमेन्स, SC ST सबको यहाँ पर एक्सटेंड किए जाएंगे। क्योंकि पहली बार सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर जो मिंटो है ना, मिंटो लॉर्ड मिंटो जो है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इसको बोलते हैं, बिकॉज पहली बार इन्होंने इस सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था। कम्युनल इलेक्टोरेट इनको बोला जाता है, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीटेबिलिटी है इन क्वेश्चंस की, और डेफिनेटली ये लोग क्या हो सकते हैं आपके आ जाते हैं। कभी कभार इनको ये भी बोलते हैं कि ये जो है इन्होंने क्या था, लॉर्ड मिंटो ने लीगलाइज्ड कर दिया था कम्युनिज्म को, तो ये भी क्या आपका बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन was also known as, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को क्या किसी और नाम से जानते थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको बताऊं तो एक कमीशन थी जो कि आपकी नवंबर 1927 के अंदर फॉर्म की गई थी, नवंबर 1927 के अंदर आपकी फॉर्म की गई थी। ठीक है, और इसका काम क्या था कि कैसे देश को आगे चलाना है, ऐसा कर करके रिगार्डिंग बात हो रही थी। और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर 1927 तो ब्रिटिश इंडिया का टाइम ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस बॉडी के अंदर कितने आपके, इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर आपको देखने को मिले थे, एंड इट वाज हेडेड बाय कौन, दैट इज आपके चेयरपर्सन कौन थे, इनका नाम था जॉन साइमन, जैसे आपको पता लग गया है, और इन्हीं के नाम पर आपकी बनाते थे, इनको बोलते थे हम लोग साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को बोलते थे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ओके, इसने क्या करा, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसको क्या आपका 1930 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट क्या करी थी, पब्लिश करी थी, और इसी के बेसिस के ऊपर एक निकल कर आता है पेपर, जिसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट पेपर। कभी कभी पूछते हैं कि व्हाइट पेपर जो था वो किसका रिजल्ट था, तो 1930 को जब रिपोर्ट सबमिट की गई थी बाय क्या कहते हैं आपकी साइमन कमीशन, तब यहाँ पर ये व्हाइट पेपर सबमिट किया गया था, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो किस किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसी के अंदर जो प्रोविजन मेंशन थे ना, उसी से निकल कर आया था आपका कौन सा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा साइमन कमीशन से, ये ऑल वाइट कमीशन थी, सब गोरे गोरे लोग थे यहाँ पर, इसलिए इसका बहुत ज्यादा कड़ा विरोध किया गया था, और साइमन गो बैक के नारे आए थे। इसी का क्या कहते हैं, इसी के खिलाफ आपका क्या कहते हैं, आपका प्रोटेस्ट करते हुए कौन थे आपके, दैट इज लाला लाजपत राय जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इनके छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर क्या हुआ था, लाठीचार्ज वगैरह कर दिया गया था, तो इनके छाती पर लग गई थी, एंड देयरफॉर ही डाइड, यहाँ पर इनके हुए डेथ हो गई थी। इन्हीं का बदला लेने के लिए क्या होता है आपका जेपी सॉन्डर्स को जो क्या कहते हैं आपके भगत सिंह क्या करते हैं आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लाहौर के अंदर जाकर गोली मारते हैं, और ये क्या होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या होता है बेसिकली कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका 1930 में आपको देखने को मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, फिर क्या कहते हैं आपका एक ट्रेड बिल करके समथिंग आया था। ठीक है, हाँ, ट्रेड डिस्प्यूट भी पूरा एक्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, ट्रेड बिल समथिंग करके आया था। उसके तहत क्या था आपका, ये थे इन्होंने क्या था, पार्लियामेंट में बॉम्ब लगा रखा था कि उसका बेसिकली क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट में। ठीक है, कि अवेयरनेस वगैरह फैलाई जाए ऐसा करके, और अल्टीमेटली बाद में पकड़ा गया, और 23 मार्च 1931 को इनको क्या मिल गई आपकी इनको फांसी सजा मिल गई थी। ठीक है, ऑलराइट। क्रिप्स मिशन जो था वो आपका 1942 के अंदर आपको देखने को मिला इंडिया के अंदर, और ये भी स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे इनके मेन जनक थे, और इसको भी बिल्कुल पोस्ट डेटेड चेक करके बोला, गांधी जी ने बोला दिस इज नथिंग बट अ पोस्ट डेटेड चेक, और इसको खारिज कर दिया गया। मॉरले मिलिट्री रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग हम लोग काफी सारी बात कर चुके हैं। मोंटाग्यू शेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको साफ कर देता हूँ। मोंटाग्यू शेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो ये जो था आपका यहाँ पर मोंटाग्यू जो है वो आपके क्या है, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और जो शेल्मस्फोर्ड है यहाँ पे क्या है, वाइसरॉय है, और ये कब आया था आपका 1919 में आपको देखने को मिला था। यहाँ पर क्या थी आपकी सब्जेक्ट्स जो थे उसको डिवाइड कर दिया गया था 2 टाइप के अंदर, एक था आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एक था आपका सेंट्रल सब्जेक्ट। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको फिर से डिवाइड कर दिया गया, एक जो था इसको बोलते थे हम लोग ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, एक को बोलते थे रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व के अंदर जो था वो आपके गवर्नर जनरल के पास काफी सारी पावर्स थी, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसके पास क्या थी, लोकल जो भी लेवल के ऊपर जो लोग हैं उनको यहाँ पर पावर्स दी हुई थी। अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो पावर ले सकता है, लेकिन स्टिल उनके पास काफी ज्यादा पावर यहाँ पर देने की कोशिश की गई थी। इसी एक्ट के अंदर क्या था आपका बाइकैमरिज्म यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर बेसिकली क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर क्या था, 3 आउट ऑफ 6 मतलब 6 जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर थे उसमें 3 मेंबर यहाँ पर कर दिए गए थे आउट ऑफ 6। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने की बात की गई थी, किस को, सिख को मिला सेपरेट इलेक्टोरेट, देन आपका कहते हैं क्रिश्चियंस को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला, देन आपका किसको मिला, हाँ इतने लोगों को मिला था। फीमेल्स को पहली बार क्या था आपका वोटिंग राइट मिला, फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट आपको देखने को मिला फीमेल्स को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आपकी क्या है JKPCS है ना, JKPSC, तो ये क्या आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी प्रकार से जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी, कौन सी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बनाई गई थी आपकी 1926 के अंदर, वो भी इसी एक्ट के दौरान ही यहाँ पर क्या हुई थी, आपकी फॉर्म हुई थी। यहाँ पर CAGI ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये भी यहाँ पर प्रमोट किया गया था, काफी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही थी। और यहाँ पर पहली बार क्या था आपका, डायरेक्ट इलेक्शंस भी कनेक्ट कराए गए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस भी कनेक्ट कराने की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, फिलहाल तो मैं ये याद कर पा रहा हूँ भाई, अगर इसके अलावा कुछ और पॉइंट हो तो प्लीज को देख लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं, हाँ, इसमें इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है सही है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है ना, एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारी कई सारी स्कीम्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ओवरऑल अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम आपका डिवाइड किया जा सकता है 3 बेसिक पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट कौन सा हो गया आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। दूसरे का हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। और थर्ड वाला कौन सा आ गया आपका, हायर एजुकेशन, मतलब जो कॉलेज वाली बेसिकली होगी उसको बोलते हैं हायर एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। सबसे पहला आपका प्रोग्राम था, सबसे पहला लिटरली सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो कौन सा था आपका, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद आपका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया शगुन प्रोग्राम, ठीक है, शगुन लॉन्च किया। देन इसके बाद थोड़े से आपके ये तो थे बिल्कुल दोनों के दोनों, मतलब दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको मैं और बताता हूँ, रुक जाओ। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कौन सा है आपका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। अभी हायर के बारे में बात करते हैं। अब क्या है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी है जो कि दोनों के रिगार्डिंग बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक आया सर आपका समग्र शिक्षा अभियान, ये डिफरेंट है, ये है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये है समग्र शिक्षा, समग्र मतलब ओवरऑल, ठीक है, ऐसे करके। देन सर आपने और भी प्रोविजन देखे, फॉर एग्जांपल एक आपका आया क्या कहते हैं आपका शाला दर्पण करके प्रोग्राम आया, ठीक है। देन आपका आया शाला सिद्धि करके एक प्रोग्राम आया था, शाला सिद्धि करके प्रोग्राम आया था। देन आप शायद आपने ई बस्ता वगैरह सुनाओ, ई बस्ता। तो ये सबके सब क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कि आपके लॉन्च होते रहते हैं। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो भी आया था, ये इस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इनके टाइम पर ये आया था बेसिकली। और इन्होंने बेसिकली इनका मेन फोकस क्या था कि 100% इनरोलमेंट हो जाए, सबके सब बच्चे क्या हो जाए, स्कूल में जाने की कोशिश करें, स्कूल में चले जाएं, 100% इनरोलमेंट हो जाए, चिल्ड्रन कब से लेके 6 से लेके 14 साल के बच्चों की इनरोलमेंट हो जाए इन द स्कूल्स, ठीक है। और ये इसीलिए यहाँ पर आपके 3 लाख से ज्यादा करीबन स्कूल यहाँ पर बनाने की बात की गई थी। लेकिन ये जो था ना स्कूल्स, इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना टीचर्स वगैरह की फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी चक्कर में बस यहाँ पर मतलब मेन फोकस ये था कि बस बच्चे स्कूल पर जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या था, इट मेक्स प्रोविजन फॉर द बिल्डिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, बनाए गए थे 3 लाख स्कूल्स वगैरह बनाए गए थे। कुछ यहाँ पर छोटे मोटे स्कूल भी बनाए, मतलब पेड़ के नीचे बैठ गए तो भी स्कूल बन गया, ऐसे करके भी बहुत सारे स्कूल यहाँ पर बनाए गए। लेकिन दिक्कत क्या पर आ रही थी, दिक्कत यहाँ पर ये आ रही थी कि यहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग है ना, टीचर्स वगैरह जो थे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, मतलब क्वालिटी ऑफ टीचर वर वेरी बैड, क्वालिटी ऑफ टीचर्स वगैरह काफी बेकार सी देखने को मिली थी आपको। और यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेनिंग वगैरह तो कुछ प्रोवाइड करते नहीं थे, मतलब पीरियोडिक ट्रेनिंग देनी टीचर्स को, ऐसा कुछ प्रोविजन यहाँ पर था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, इट हेल्प्स टू मेंटेन अप्रोप्रिएट पीपल टीचर रेशियो एट द सेकेंडरी स्कूल। ये मतलब क्या है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो यहाँ पर क्या था आपका बहुत ज्यादा अच्छा था, ऐसे बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर तो क्या एक टीचर को यहाँ पर क्या 100 बच्चे यहाँ पर पढ़ा रहा है, बस यहाँ पर क्या है बच्चों को पढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये तो स्टेटमेंट एक ही सही होगी, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब सेकंड वाली और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, इसे सही करने के लिए कौन सा आया था, शगुन प्रोग्राम आया था। इसको सही करने के लिए था शगुन प्रोग्राम। शगुन को अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या था, शाह का मतलब होता है पाठशाला से मिलकर बना है शाह, और गुण से मिलकर बना है, गुण किससे बना है, इसे बोलते हैं गुणवत्ता। तो पाठशाला, देखो पाठशाला का पीछे का क्या उठा लिया, शाला उठा लिया या शाह उठा लिया, और यहाँ पर पाठशाला की गुणवत्ता को इंप्रूव करना है, इसको यहाँ पर इसलिए आपका शगुन प्रोग्राम यहाँ पर आपका आया था। और यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर काम किया गया, ऐसे करके यहाँ पर काम किया गया, ठीक है। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सब कुछ काम आपको मतलब सिमिलर सही है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। हायर एजुकेशन के अंदर ये थोड़े से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक आपका आता है सर आपका NKN, इसे बोलते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर आपके बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स आते हैं, काफी बड़ा प्रोग्राम है एक्चुअली नेशनल नॉलेज नेटवर्क वाला। इसके अंदर आपके कहते हैं यहाँ पर आपका जो रिसर्च एटमॉस्फेयर है उसको यहाँ पर इंप्रूव करना है। इसके लिए यहाँ पर एक और आता है, बोलते हैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये भी यहाँ पर आपकी बात की जाती है कि इसके अंदर ही आपका ये वाला फोकस भी यहाँ पर चलता रहेगा। शायद आपने सुना होगा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मतलब कि सुपर कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IIT है ना, या ISER, वैसे करके बैंगलोर में एक है भी ऐसा, ठीक है। तो ये सबके सब जो आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह बनाएंगे वो भी आपका नेशनल नेटवर्क के अंदर ही आपका आता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये भी एक आपका प्रोजेक्ट हो गया। देन सर इसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं आपका, एक आपका आता है ज्ञान, ठीक है, एक आपका आता है ज्ञान भी करके ऐसा ही है, ठीक है। देन आपका आता है टीक्विप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है ना, तो जो टेक्निकल कोर्सेज है उनको इंप्रूव करने के लिए। एक स्वयं करके आता है, ये पुराना UPSC का क्वेश्चन है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या पूछ लिया था, ऐसे करके स्वयं आया। फिर आपका स्वयं प्रभा भी आया था आपका, ठीक है, स्वयं प्रभा आपका आया था। फिर आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आया था। देन आपका नेशनल अकाउंट्स डिपॉजिटरी, ऐसे करके कुछ आपके एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये भी आपके क्वेश्चन वगैरह आए। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट थोड़ी स्कीम्स वगैरह के अंदर गवर्नमेंट के क्वेश्चन आते रहते हैं, पर देख लीजिएगा, ठीक है।
चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया है। सबसे पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कौन है, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर का मतलब क्या, जहां पे सबसे ज्यादा लोग क्या है आपके एम्प्लॉयड है, फिर यहाँ पर जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए स्टार्ट दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा आपको शायद अच्छे से ना दिख पा रहा हूँ, मैं तो जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, एक सेकेंड ना। ये देखो ये आपका क्या है, 2009 से लेकर 2017-19 तक का डाटा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट वाला डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 अभी एज पर 2019, मैं 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, बिकॉज अभी भी क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, अराउंड 42% के आसपास, या फिर कह लो 40% के आसपास क्या अभी एग्रीकल्चर के अंदर सब्स्यूम्ड है। देन आपका आता है 25% के आसपास आपका आता है इंडस्ट्रीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और फिर आपका आपका आता है 32% के आसपास आपका आता है सर्विसेज सेक्टर। तो आपका सेकंड लार्जेस्ट अगर पूछोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका एग्रीकल्चर के बाद आपका आ रहा है सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या आपका कम है। अब थोड़ा बहुत ये गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आपका बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं अभी एज पर द रीसेंट टाइम्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई करंट अफेयर में कुछ चेंज हो गया तो बात अलग है, पर इवन अगर आप इस साल का भी इकोनॉमिक सर्विस देखोगे तो उसके अंदर भी क्या है, आपका सर्विस सेक्टर का ही सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना अच्छा बूम अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या आपका, तो यहाँ पर आपका देखो डी ऑप्शन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, एक चीज और याद रखना, ये देखो मैं आपको जीडीपी वाइज कंट्रीब्यूशन बता दिया, मतलब उससे जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि जीडीपी है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं बार बार, तो याद रखना ये दिस इज वेरी लेटेस्ट, ये आपका 2021 का डाटा है। ठीक है, 2021 का डाटा है, 2022 के अंदर पब्लिश हुआ था, लेकिन है 2021 का डाटा। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है वही उठाया मैंने। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका क्या है, 14%। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड आपने देखा 25% के आसपास लोग, 25-23% के आसपास लोग जो है वो सब्स्यूम्ड है, लेकिन कितना दे आर गिविंग 14%, दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 14% इन द एंटायर जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। और इंडस्ट्री सेक्टर कह लो आपका जो भी 25% के आसपास टोटल इंडस्ट्री सेक्टर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ये है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, कंस्ट्रक्शन वगैरह आपके और आ रहे हैं। ठीक है, देन आपका यहाँ पर आ रहा है आपका ये एक मिनट आपका फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेसर, ये आपकी 22% के आसपास काम कर रही है। ये आपका ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज सेक्टर टू ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, ये आपका आ गया 16% के आसपास आपका आ गया। एग्रीकल्चर वाला जो आपका ये आपका 20% के आसपास आपका आ रहा है, ऐसे करके। मेजर बेसिकली अगर आउटब्रेक हुई है तो काफी सारा ब्रेकेज है, माइनिंग वगैरह अलग कर रखा है। मेजर क्या आपका 40% के आसपास क्या है, पब्लिक कहां पर काम कर रही है, एग्रीकल्चर में, और 20% ही कंट्रीब्यूट कर पा रही है जीडीपी के अंदर। इंडस्ट्रीज के सेक्टर में ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, और यहाँ पर सर्विस सेक्टर में अराउंड 30% के आसपास हमारी जनसंख्या काम कर रही है इसके अंदर, और अराउंड 54% के आसपास क्या हो रहा है इसका रिजल्ट आपको, मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना, एटलीस्ट ये 3 डेट्स परसेंटेज याद रख लेना। कभी बार ऐसे ना वो आ जाते हैं कि रैंक करो 1 2 3 के अंदर कौन सा ऑर्डर है, तो वो वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। Which planet experiences a day almost to the same duration as that of Earth? जितना अर्थ का होता है उसके उसी का ऑलमोस्ट सिमिलर जो डे देखने को मिलता है, वो आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यार ये तो बहुत ही जरा आसान सा ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे, पहले तो आपको इन जनरल आपको बताता हूँ कि कैसे आपके आते हैं। एक आता है मरकरी, सबसे पहले आपको पहले आपका आएगा सन। देखो अर्थ के पड़ोसी होंगे ना, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि इतना तो आप जानते हो ना कि जितना सन से दूर जाते रहेंगे उतना क्या होता रहेगा कि आपका एक दिन की जो लेंथ है, या फिर कह सकते हैं कि जो रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस जो है वो क्या होता है, स्लो डाउन होता रहता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल क्या कमजोर होता जा रहा है। और इवन रेवोल्यूशन का जो टाइम भी होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो रोटेशन हो, रेवोल्यूशन हो, दोनों क्या होता है, बढ़ता रहेगा, ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अर्थ के आसपास के होंगे, एज सिंपल एज दैट। तो सैटर्न तो आप ऐसे ही काट सकते हो, ठीक है, और आप जुपिटर भी आप ऐसे ही काट सकते हो। तो वीनस और मार्स में से कोई एक ना एक होगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आसान तरीके से 2 क्वेश्चन आपके आराम से कट गए। तो देखते हैं सर, ये तो आपको आ गया सन, ठीक है, मान लेते हैं सन है, ठीक है, ओके सन, ठीक है। देन आपका सर आपका आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी यहाँ पर क्या आती है, एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच वाले जो इसके बाद वाले जो प्लैनेट्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जुपिटर पहला प्लैनेट है इनका, और बाकी वाले प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स, और इसको आउटर प्लैनेट्स भी बोल देते हैं। जोवियन बोलो या फिर आउटर बोलो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जोवियन हो गया यहाँ पर, जोवियन सॉरी क्या था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये मार्स है, ये मरकरी है, ठीक है। जुपिटर क्या कहते हैं आपका, सैटर्न, नेपच्यून, देन आपका आता है यूरेनस, एंड देन आपका आता है प्लूटो। ये आपका क्या है, डॉर्फ प्लैनेट है, तो इससे आपका फुल प्लैनेट का जो दर्जा है वो यहाँ पर आपका छीन लिया गया था, बिकॉज यहाँ पर भी क्या आती है, यहाँ पर एक और बेल्ट आती है, इसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट।
और कुइपर बेल्ट के अंदर क्या है, प्लूटो जैसे बहुत सारे और भी आपको क्या कहते हैं आपको प्लैनेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर प्लूटो को बोल रहे हो तो उसको भी बोलना पड़ेगा, ऐसा करके यहाँ पर आपके आ गया था केस। ठीक है, चलो ओके, थोड़ा इनके नाम हम भी देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं पेपर में। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग इसको बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, मरकरी को बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गॉड बोले तो सूरज और उसके बिल्कुल पास में है, तो मैसेंजर ऑफ गॉड। वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या आपका इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट, मरकरी पास में, लेकिन सबसे हॉटेस्ट कौन है, वीनस है। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 97% इसके यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। और वो क्या करती है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। ग्रीन हाउस GH ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, एंड देयरफॉर इट्स द हॉटेस्ट वन। अर्थ को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, ये तो आपको जानते ही होंगे। ठीक है, अपना घर है बेसिकली इधर। देन आपका मार्स, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, जुपिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइंट प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, सैटर्न को बोलते हैं रिंग्ड प्लैनेट, रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, नेपच्यून को हम लोग बोलते हैं एक सेकेंड, एक मिनट जाओ, ये हाँ एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं आइस जाइंट। इसको बोलते हैं हम लोग आइस जाइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं आइस जाइंट। और यूरेनस को हम लोग बोलते हैं बिग ब्लू प्लैनेट। बिग ब्लू प्लैनेट, बिग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट भी बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, मीथेन ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है और वो ग्रीनिश ब्लू कलर का आपको सीन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे करके इसके ना कुछ कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपका जुपिटर है, जुपिटर की जो नेचुरल सैटेलाइट है ना, उसका नाम क्या है आपका, गाइनामेडे। तो गाइनामेडे जो है वो जिस द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट मून जो है आपका लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट जो है या फिर लार्जेस्ट मून जो है हमारे सोलर सिस्टम का, वो गाइनामेडे है। सैटर्न का देखोगे तो यहाँ पर आपका आता है टाइटन। टाइटन एक सैटर्न का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है आई थिंक एक मिनट जाओ, टेथीस। टेथीस जो है वो भी इसका ही है। टेथीस, टेथीस जो है वो भी इसका ही है। ठीक है, सैटर्न का ही है। ठीक है, देन आपका क्या कहते हैं, आपका जुपिटर का आपका देखो देखो जो भी आपका आता है, यूरोपा ऐसे करके आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब के सब है। अच्छा, वीनस देखो, वीनस, वीनस के पीछे क्या आ रहा है, यूएस आ रहा है, यूएस आ रहा है। तो याद रखना, वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, वीनस और यूरेनस ये दोनों क्या है, बिल्कुल उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते हैं, किसके साथ उल्टे चलते हैं, देखो जो ऑल प्लैनेट्स है, सबके सब प्लैनेट जो है ना वो वेस्ट टू ईस्ट, जो सबके सब प्लैनेट है ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। लेकिन ये दो ही ऐसे हैं, कौन सा, वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस ये दोनों के दोनों जो है वो आपके क्या करते हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सन के अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस देखने को मिलता है। जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं वो फ्यूजन होता है, ये आपका फ्यूजन है। फ्यूजन के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो बना रहा है वो आपका हीलियम बना रहा है, ये आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक काफी सारी बातें होती हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका टैक्स है वो किसके अंदर सब्स्यूम हो गया, किसके अंदर सब्स्यूम हो गया, उसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने देना ही भूल गया। इस क्वेश्चन का आंसर है मार्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है मार्स। मार्स का सबसे क्लोजेस्ट होता है करीबन 23 घंटे, 23 घंटे और आपका यहाँ पर 37 या 38 मिनट के आसपास, चलो अप्रोक्सीमेटली 40 मान लो, तो 23 घंटे 40 मिनट, 23 आवर्स 40 मिनट्स के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। और अर्थ के ऊपर जो होता है वो कितना होता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स के आसपास देखने को मिल जाता है आपको ये। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट क्या है, ये बताना भूल गया था मैं। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसके अंदर सब्स्यूम्स, क्या किसको सब्स्यूम इसने कर लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने किस टैक्स को सब्स्यूम कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसके अंदर जब ये आया था, इसकी डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है, जीएसटी टैक्स की जो आपकी डेफिनेशन दी हुई है, ये बेसिकली कहाँ पर दी हुई है, आपकी आर्टिकल नंबर 366 के अंदर दी हुई है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, टैक्स की डेफिनेशन दी हुई है। और ये बेसिकली ऐड जो किया गया था वो किया गया था 101st सेकंड 101वीं अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था, जो कि आपकी 2016 के अंदर हुई थी। एक मिनट, 2016 के अंदर हुई थी, आई थिंक 2016 के अंदर हुई थी, थोड़ा देख लेना, डेट याद देख लेना, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, 2016 के अंदर थोड़ा सा मुझे एक बार उसकी डेट याद नहीं आ रही थी, डेट देख लेना यार। आप लोग बताओ, चलो आप लोग बता दो कि इसकी डेट क्या है। ठीक है, प्लीज फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ कि इसकी डेट क्या है। ठीक है, 2014 2016 में थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं एकदम से बस स्किप सा हो गया। एनीवेज, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या था, 246A यहाँ पर क्या था, आर्टिकल ऐड किया गया था। जीएसटी का जो आर्टिकल था वो 246A था, और थोड़ी बहुत जो डेफिनेशन वगैरह वो यहाँ पर 366 के अंदर भी आपकी दी हुई थी, इसमें अमेंडमेंट करके इसके अंदर मेंशन किया गया था। अगर हम देखें जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, तो इसे बोलते हैं वन नेशन, इसे बोलते हैं वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स, ये करके इसको लेके आ गए थे। ठीक है, और ये सब के सब ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इन सबको सब्ज्यूम करके ये आपका टैक्स बन गया। लेकिन इसके अंदर काफी सारे स्लैब्स वगैरह तो आते हैं, लेकिन इसके अंदर दो चीजें नहीं आती। एक क्या नहीं आता आपका, एक आपकी आती है अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो अल्कोहल लिख लेते हैं, अल्कोहल कह लो। ठीक है, अल्कोहल कह लो, और आपके साथ में क्या आपका पेट्रोलियम। ठीक है,
पेट्रोलियम, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बाकी सबके अंदर एप्लीकेबल हो गया। इवन जो पेट्रोलियम वाला जो मुद्दा है ना, ये जीएसटी काउंसिल के पास पड़ा है, ये जीएसटी काउंसिल के पास अभी रखा हुआ है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन वगैरह दिया नहीं जीएसटी काउंसिल ने, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है डायरेक्ट का और एक यहाँ पर लिखा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो डायरेक्ट, चलो एग्जांपल देख लेते हैं वरना डिफरेंस थोड़ा लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि आपकी कंपनी से लिया जाता है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स ये क्या आपका डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज आल्सो द मैक्सिमम टैक्स, सबसे ज्यादा मैक्सिमम का टैक्स कलेक्शन होता है इन द डायरेक्ट टैक्सेस। वो कहां से आपको होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से आपको देखने को मिल जाता है मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन, ठीक है, और ये सेंटर कलेक्ट करता है। देन अगर इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका रखा है वैट, ये भी आपका क्या देखने को मिल जाएगा, दिस इज आल्सो वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो आपको देखने को मिल जाएगा ये भी आपका क्या है, दिस इज आल्सो अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैट हो गया, ठीक है, वैट हो गया। ये आपका फाइनल मतलब जो कंज्यूमर होता है उसको पे करना होता है, ठीक है। देन आपका अगर एक टर्नओवर टैक्स होता है, ठीक है, टर्नओवर टैक्स होता है, ठीक है, टर्नओवर टैक्स होता है। देन आपका एक्साइज, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका होता है कि अगर इंटरनली मतलब प्रोडक्शन, जो इंटरनल प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके ऊपर जो लगता है एक्साइज लगता है। अगर आप इसको क्या करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगता है उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स वगैरह हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, इंटर लग्जरी टैक्स होता है, ये सबके सब आपके इंडायरेक्ट में आ जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द जीएसटी इज आल्सो इंडायरेक्ट टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो होगी एक तरह की क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और होती है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, और एक होता है आपके रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होते हैं वो क्या होता है, इनकम बढ़ेगी तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी की वगैरह क्या होती है, कम होती है, मतलब जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उससे ज्यादा टैक्स वसूलेंगे, ऐसा करके बोलते हैं प्रोग्रेसिव के अंदर। रिग्रेसिव के अंदर क्या होता है कि अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपको क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको लग्जरी आइटम वगैरह पे देखने को मिलते हैं। मतलब जो अमीर इंसान होता है वो कोई चीज आसानी से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो उस चीज को अफोर्ड करने में उसे काफी ज्यादा खून पसीना मतलब बहाना पड़ता है, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। In 2016, Government of India announced demonetization of a higher domination notes. तो हायर डोमिनेशन नोट्स की यहाँ पर बोला गया, मतलब जो हायर डिनोमिनेशन जो आपके नोट्स हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया था, कह लो कि मतलब चेंज कर दिया गया था, डिमोनेटाइज कर दिया गया था। तो ये पूछ रहा है कि इससे पहले डिमोनेटाइजेशन कब हो गई थी। तो देखो डिमोनेटाइजेशन हमारी हुई है 3 बार। एक हुई है आपकी 1946 के अंदर, तीनों के तीनों इवन नंबर है तो बड़ा आसान होता है याद रखना। दिन आपकी 1978 के अंदर और दिन आपकी 2016 के अंदर आपको देखने को मिली। तो 3 बार आपकी डिमोनेटाइजेशन आपको देखने को मिल गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या बोला है कि व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मतलब उससे पहले आपका 1978, सी इज द राइट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नोट्स के रिगार्डिंग बात की या फिर कह लो कि जो पैसे वैसे के रिगार्डिंग, यहाँ पर करेंसी के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो याद रखना पहली बात तो ये देखना कि ये जो करेंसी प्रिंटिंग है, करेंसी प्रिंटिंग का जो काम होता है ये करता है आपका आरबीआई क्या करता है, करेंसी प्रिंट वगैरह करने का काम करता है। और ये कब से कब ये करता है आपका 2 रुपए से लेकर 2 रुपए प्लस इसके ऊपर जितनी भी करेंसी होगी वो आरबीआई प्रिंट करता है। इससे जो नीचे वाली होती है, जो 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का जो आपका नोट होता है, ये आरबीआई नहीं बनाता, ये रादर कौन करता है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और इसके ऊपर साइन भी जो होते हैं वो किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर इसके साइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बाकी 2 रुपए से ऊपर वाले जो होते हैं उसके ऊपर आपके कौन से, आरबीआई गवर्नर के यहाँ पर साइन होते देखने को मिल जाते हैं। इस टाइम पर करंटली आरबीआई गवर्नर कौन है, फटाफट से कमेंट के अंदर लिखो, ये भी आपको मजेदार अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे जो मैंने यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है ना, ये आर, ये वाला सिंबल जो है ये कौन किसने दिया है, ये आपका उदय कुमार ने ये सिंबल दिया था, ठीक है। उदय कुमार जी ने सिंबल दिया था, ये वाला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या आपका, हाँ, हमारा जो नोट होता है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज होती है, 15 लैंग्वेजेस के अंदर क्या लिखा होता है, मतलब उसकी वैल्यू लिखी होती है 15 लैंग्वेजेस के अंदर लिखी होती है, ठीक है। देन जो आपकी ये जो रूपी प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग वाला जो काम करता है कि ये बेसिकली किसको दिया गया काम, आरबीआई तो करता है, लेकिन किसको काम दिया है, तो इसका नाम है आपका एसपीएमसीआईएल। इसका नाम है, देखो इसका नाम है सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका है, ये इसका काम बेसिकली, ठीक है। और बस मेरे को लगता है कि काफी कितना है, हाँ ठीक है, बस इतना ही काफी है, ठीक है, इतना काफी है। और क्या बताऊं इसके रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, आई थिंक इट्स काफी, इतना ही काफी है, ठीक है, बस फाइनेंस सेक्रेटरी वाला, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर बातचीत की जा रही है, थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन आपकी इन स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन एटम
विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होती है, O3 आपकी फॉर्म होती है। तो O3 जो होती है इस प्रकार से आपकी फॉर्म होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर फॉर्म होती है, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल सही आपका रिएक्शन, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा ये O3 जो होती है काफी ज्यादा टॉक्सिक आपके नेचर में होती है, इसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है और डिस्ट्रॉय करना भी आपको मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग तो कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ तबाही इतनी मचा रखी है कि आराम से ये खराब यहाँ पर हो जाती है, ओजोन लेयर गेट डिस्ट्रॉयड। एनीवेज आगे देखते हैं। The dissociation of oxygen atom in the presence of solar radiation maintains the balance of ozone in stratosphere। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि देखो क्या है ना, ये O3 जो है ना ये अपने आप ही बनती और टूटती रहती है, मतलब नेचुरली क्या है, अपने आप ही क्या होती है, बनती भी है और अपने आप ही क्या होती है, खत्म भी होती रहती है। ये पूरा का पूरा बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर क्या होगा, देखो बन रही है खत्म हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर बन रही है फिर खत्म हो रही है, फिर बन रही है फिर खत्म हो रही है, ये क्या रहेगा, टोटल नेट वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसके डिस्ट्रक्शन के अंदर क्या करते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये इतनी बन नहीं पाती, बनेगी यार इतनी सी और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इतना सा, इसलिए क्या हो जाएगा, ओजोन होल वगैरह क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सही है। The maximum concentration of ozone is around 20 to 23 से लेकर 25 किलोमीटर तक रहेगी, मिल जाती है हमको फ्रॉम अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर की ओर जाएंगे 23 से 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिल जाती है। ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन किसके हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से। वैसे यहाँ पर इक्वेटर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमेशा इक्वेटर से ही देखा करते हैं, या एवरेज का लो इक्वेटर का लो, ये से देखा करते हैं। अगर ये पोल्स के ऊपर पूछे तो पोल्स के ऊपर क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। पोल्स के ऊपर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, करीबन 12 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सी फंडा याद रख लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बाय ग्रीन हाउस गैसेस हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट 5 years ड्यू टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बोल रहा है कि जो हमने तो तबाही मचा रखी थी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन देखो क्या होती है, पहले ही समझो। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लिखा हुआ है इसने, ओजोन नहीं लिखा, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लिखा है। क्यों लिखा है, बिकॉज दो तरह की ओजोन पाई जाती है। एक तो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आ रही है, देखो मैं बताता हूँ, ये मान लो आपका दिस इज ट्रोपोस्फीयर, ये आपका आ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पर जो ओजोन देखने को मिलेगी इसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक O3। ये जो होती है क्या आपकी पॉजिटिव होती है, ये आपकी गुड होती है, ये काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या कर रही है हमें, ये हमारी क्या कर रही है, हमें हार्मफुल जो है हमारी जो यूवी रेडिएशन है ना, एक सेकंड, ये जो हमारी यूवी रेडिएशन उससे क्या कर रही है, आपकी बचा रही है, यूवी रेडिएशन को बचा रही है, बहुत अच्छी बात है, ये फिल्टर आउट करने का काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक आपकी ओजोन होती है जो क्या होती है, यहाँ से कभी कभार ट्रोपोस्फीयर के अंदर भी आपकी आ जाती है। ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो आपकी ओजोन आती है इसे बोलते हैं नेगेटिव ओजोन, इसे बोलते हैं बैड ओजोन, इसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये क्या करती है, ये आपकी क्या करती है, ये आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग बनाने में कंट्रीब्यूट करती है और बहुत ज्यादा खराब होती है, इससे कैंसर वैंसर भी हो जाता है, तो काम खराब हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है, ये वाली जो ओजोन है, इसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है लास्ट 5 साल के अंदर, ये आपको देखने को मिला, ठीक है। 5 साल तो क्या ही करना, काफी कम हो चुकी है, थैंक्स टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद यहाँ पर क्या होगा, काफी ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से आया, यह समझ लेते हैं। देखो यार, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के अंदर 2 प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आया था वियना कन्वेंशन। वियना कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये आपकी 1985 के अंदर आपको ये कन्वेंशन देखने को मिली। और इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि भैया देखो क्या है, ओजोन की काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है, तो इसलिए भी कुछ ना कुछ इसके पास स्टेप्स लेने होंगे, पर बाकी कुछ भी खास बोला नहीं गया, बस स्टेप्स लेंगे ऐसा करके यहाँ पर बोल दिया गया। वियना कन्वेंशन, उसके बाद वियना कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आई, इसके बाद आपकी आई यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अरे यार पीछे और है, एक मिनट, What the hell यार, क्या हो जा रहा है, हाँ अब ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका हुआ 1987 के अंदर आपका आया था, और ये आपका जो एक्चुअल में जो एक्ट में आया, मतलब ये कह लो कि आपका जो इसके ऊपर जो काम शुरू हुआ था वो आपका 1989 के अंदर इसका क्या हुआ था, काम शुरू हुआ था। मॉन्ट्रियल जो आती है वो कनाडा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या था, ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल था आज तक के इतिहास का। क्यों था, बिकॉज यहाँ पर क्या था, 197 कंट्रीज ने इसको साइन किया और सबने रेटिफाई भी कर दिया। 197 कंट्रीज ने इसको किया था, और इसकी जो एम थी वो क्या था, फेज आउट ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को क्या करो, पूरी जड़ से क्या कर दो, ग्लोबली पूरा का पूरा क्या कर दो, खत्म कर दो। और यहाँ पे जो CFC वगैरह था उन सबको भी क्या किया, बहुत ज्यादा उसका यूज था, उससे फेस डाउन कर दिया गया। इसके बाद ही आपको देखने को मिला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद क्या आपका क्या जो हमारे ओजोन होल वगैरह बन गए थे अंटार्कटिका वगैरह के ऊपर, वो क्या हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गए। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक और अग्रीमेंट आता है, इसके अंदर बोलते हैं अग्रीमेंट नहीं, अमेंडमेंट की गई थी, इसे बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या बोलता है कि हम HFC वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा करके बोला गया, ठीक है। बस ऑल्दो वो ODS सब्सटेंस नहीं है, पर किगाली अग्रीमेंट ये आपकी 2016 के अंदर आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। ये सब याद रख लेना, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के अंदर आपकी CFC क्या सबसे ज्यादा खराब होती है, देन आपकी HFC क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा खराब होती है। तो CFC एंड HFC दोनों के दोनों काफी ज्यादा खराब आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है, ODS जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज करते हैं वही क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन भी कॉज करते हैं। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द चाइनीज इकोनॉमी। देखो ये क्वेश्चन काफी पुराना है, ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, तो इसके ना ऊपर अपन पूरा का पूरा लाइन मत करना, मैं आपको स्टार्ट्स में दिखा दूंगा। चाइनीज इकोनॉमी का पूछ रहा है, चाइनीज इकोनॉमी का पूछ रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी में कौन से सही नहीं है। अगर सारे पढ़ोगे ना तो ऑलमोस्ट कह सकते सब यहाँ पर आपको सारी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। इट इज अ वेरी लार्ज, बिल्कुल सही बात है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगी आफ्टर यूएसए। देन आपका क्या है, आपका इट रिलाइज ऑन एक्सपोर्ट्स टू फ्यूल इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काफी रिलाई करती है। लेकिन अगर आप इनका जीडीपी जो टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ना, वो अगर आप देखोगे तो अराउंड कितना है, 18% के आसपास क्या है इनका, ये जो इनका जो पहला मतलब जो टोटल मिला के जीडीपी आती है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आती है। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है आपका एक्सपोर्टर कंट्री है। इवन आफ्टर कोविड के बाद भी इन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $3 ट्रिलियन के आसपास, या आई थिंक 2 से लेकर $3 ट्रिलियन तक इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया था, तो 18% यहाँ पर आता है। लेकिन क्योंकि इतने सालों से क्या है आपका ये बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है, तो अब क्या है लोगों के पास में पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया, वहां पर चाइनीज लोगों के पास पैसा आ गया, तो यहाँ पर क्या है इंटरनल डिमांड जो वो भी क्या होगी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसलिए आप देखोगे टेस्ला वेस्ला की जो गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक कार वगैरह होती है, सबकी सब वहीं पर जा रही है, क्योंकि वहीं पर क्या है बहुत सारे लोगों की डिमांड बढ़ गई। हमारे देश के अंदर क्या अभी यहाँ पर लोकल डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनी सब यहाँ पर आना पसंद नहीं करती हैं, बिकॉज इतने लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो खर्च करे लग्जरी आइटम्स वगैरह के ऊपर, है ना। मिडिल क्लास इतनी भी ज्यादा, हमारी मिडिल क्लास इतनी ज्यादा, मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उनकी मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड जो है ना वो भी क्या आपकी मतलब काफी ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट डोमेस्टिक डिमांड जो है वो अपने सारा जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उससे पूरा नहीं कर पाते। 17% के आसपास क्या दुनिया से जो भी माल है इंपोर्ट करते हैं, और 17% जो है उनका जीडीपी का जो पैसा, जीडीपी जो होती है वो 17% इंपोर्ट्स में चली जाती है, 18% कमाते हैं, 17% चली जाती है। तो एक्चुअल में दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में चल रही है, और यहाँ पर क्या है वो लोअर देन चाइनीज की चल रही है पॉजिटिव के अंदर, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है सही है। ग्लोबल चाइनीज इज लोअर देन दैट ऑफ चाइनीज, बिल्कुल सही बात है, लोअर चाइनीज का यहाँ पर क्या है ज्यादा है। तो यार ये अब इसमें से कोई ना कोई बेस्ट चूज करनी है, तो बेस्ट चूज करने तो बी फिलहाल के लिए चूज कर सकते हो, पर एक्चुअल में यार इसमें से कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट सबकी सब क्या है, कोई भी नेगेटिव मतलब कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, इसलिए उस हिसाब से इसको आंसर करोगे तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, शायद मैंने आपको यहाँ पे वैसे यहाँ पर शायद मैं लगा, चलो मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगा, पर चलो एनीवेज। ओके, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा है कि रामसर कन्वेंशन इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग बात करते हैं। मुझे लगता है जहां तक आपके सभी लोगों को उसके बारे में पता होगा, वेटलैंड से कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ये करते हैं, आपका बात करते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर क्यों नाम रखा गया, बिकॉज रामसर जो है आपकी जगह आती है, रामसर जो आपकी ईरान के अंदर आपकी जगह आती है, जहां पर आपकी पहली कन्वेंशन आपको देखने को मिली थी। पहली कन्वेंशन जो आपकी हुई थी वो थी आपकी 2 फरवरी 1971 के अंदर, आपको 2 फरवरी 1971 में आपको देखने को मिली थी। इसलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, रामसर डे भी बनाते हैं। इसी साल का अगर हम देखें रामसर कन्वेंशन जो आपकी हुई थी, सॉरी रामसर डे जब बनाया गया था 2022 के अंदर, इसकी जो थीम थी वो क्या थी आपकी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये इसकी क्या थी आपकी थीम थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामसर वगैरह। अच्छा, ये तो होगी मेजर बात, और ये 1971 के अंदर आपकी हुई थी, वेरी गुड। अच्छा, रामसर सेक्रेटेरिएट कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। रामसर का सेक्रेटेरिएट यानी कि हेडक्वार्टर्स बेसिकली आप इस तरह से कह सकते हो, ये वगैरह करके। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अच्छा एक चीज और याद आ गई, वेटलैंड्स इंटरनेशनल करके क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि इसकी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग काम करता है। और एक आपका आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये क्या है, बेसिकली जो भी रामसर साइट्स जो क्या आपके खतरे के अंदर है, जो भी आपकी क्या खतरे के अंदर है, मतलब जो थ्रेट वाली जो रामसर साइट्स हैं उनको बेसिकली क्या करता है, डिमार्केट करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी इंडिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो इंडिया के रिगार्डिंग जो आपकी वेटलैंड्स कितने आपको देखने को मिलेंगे, मतलब रामसर साइट्स कितनी देखने को मिलेंगी, 49 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। पहले 47 थी, लेकिन पिछले साल आपकी 2 और ऐड हो गई हैं। ये आपकी आ गई क्या कहते हैं आपकी, एक आपकी जो लास्ट की जो आपकी ऐड हुई है वो बता रहा हूँ आपको मैं। एक आपकी आ गई खिजड़िया, और आपकी आगे एक आपकी आई थी ये खिजड़िया तो आपकी थी गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये था आपकी आई थिंक बखीरा करके नाम था इसका, मुझे एक्जैक्टली इसका नाम याद आ रहा, बखीरा आपकी यूपी के अंदर आपको देखने को मिली थी। 49 आपकी साइट्स हो चुकी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपका, हाँ, अगर हम बात करें सुंदरबन क्या हमारा एक लार्जेस्ट वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। सुंदरबन हमारा क्या लार्जेस्ट वेटलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा वेटलैंड्स के स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, तो गुजरात के अंदर सबसे सारा आपको वेटलैंड देखने को मिल जाएंगे, है ना, वेटलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या है, एक आपका होता है जो रिवर जो बनाती है,
रिवर भी क्या होती है, कुछ ना कुछ वेटलैंड बनाती है। तो रिवर के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटलैंड बनाती है वो कौन सी बनाती है, आपकी इनलैंड रिवर, जो कि क्या है, गंगा। गंगा सबसे ज्यादा आपकी बनाती है, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे तो हमारे देश में कितना 7 लाख से ज्यादा वेटलैंड है, तो लेकिन उसको तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, ऐसे करके। तो चलिए टोटल जो वेटलैंड है वो आपके 7 लाख से ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, पर वी आर नॉट काउंटिंग ऑन दैट, ठीक है। बस इतना याद रखना, वेटलैंड्स इज द आंसर फॉर द सेम। करेक्ट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एसिड रेन। एसिड रेन जो है यूजुअली रेफर्स टू प्रेसिपिटेशन ऑफ पीएच लेस देन। देखो पीएच कितना होता है, देखो वैसे तो इसका होता है 5.2 से कम होता है, लेकिन आजकल जो पीएच होती है उसकी बोलते हैं कि 4। अगर 4 के आसपास की पीएच की वैल्यू है तो क्या उसे हम लोग बोलते हैं एसिड रेन काउंट करते हैं। जो कितना अच्छा डिजाइन किया गया, अच्छा डिजाइन किया गया। अगर आपको 5.2 का डेफिनेशन पता है, लेस देन 5.2 बोले तो भी इसका आंसर डी ही होगा, और अगर 4 बोलोगे तो आपको आंसर डी ही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। अगर नॉर्मल पीएच पूछे तो नॉर्मल पीएच आपका बेसिकली होता है इस रेंज में आपका लाई करता है, मतलब 6.5 से लेकर आपका 5.6 के बीच में आपका जो लाई करता है, ये आपकी नॉर्मल पानी होती है, नॉर्मल वर्षा, नॉर्मल जो आपकी रेन होती है उसका पीएच इतना रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर पीएच की रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ से देखो, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 14, यहाँ पर आ गया आपका 7। तो 7 इज द न्यूट्रल, 7 इज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये प्योर वाटर का आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आपका 14 क्या है, बिल्कुल क्या आपका बेसिक सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, बेसिक नेचर क्या है, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जितना आपका 0 के पास होगा उतना क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का क्या आपका एसिडिक नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो एसिड रेन का मतलब क्या है, 7 से लेकर जितना पास आते रहोगे 0 तक उतना क्या हो जाएगा, एसिड बढ़ता रहेगा, एसिडिटी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, इसका मतलब क्या है, एसिड रेन यहाँ पर 4 पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये एसिड रेन जो है, एसिड रेन की भी क्या करती है, बहुत सारे यहाँ पर काम आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये लेक के अंदर एसिड रेन का जो पानी है वो लेक के अंदर चला जाए तो इसको बोलते हैं लेक किलर। लेक किलर बोलती है। लेक किलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्या है, देखो सिंपल सी भाषा में अगर बताऊंगा आपको, तो आपके पानी के अंदर, अगर आपके पानी के अंदर एसिड मिला दिया जाए और आपको बोलो कि उस पानी को पी लो, उस पानी को हम लोग क्या करें, पी लो, तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी ना, बहुत परेशानी होगी। अब सेम ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके जो फिशेस वगैरह हैं, सब कुछ जो वहां पर आपकी जो भी जनजाति वहां पर रह रही है, ठीक है, जो भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर रह रही है, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर तेजाब गिर दिया। तो तेजाब गिर दिया, ऑफ कोर्स क्या है, तो वो मर जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेक भी मर जाएगा, लेक के अंदर पूरी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म आपको देखने को मिल जाएगी। ये यूट्रोफिकेशन से डिफरेंट है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन से भी लेक किलर बोलते हैं उसको, लेकिन ये भी क्या आपका लेक किलर है, थोड़ा सा अलग आपका सनरे देखने को मिल जाता है। ये आपकी मार्बल कैंसर भी कॉज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो ताजमहल का जो ऊपर का जो मतलब जो टोम था, उसको वो था आपका क्या था, येलोइश सा टर्न हो गया था, क्योंकि वो क्या आपका ये रिएक्शन होता है जो कि आपका CaCO3 प्लस आपका H2SO4 जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, उसके साथ अगर रिएक्ट होते तो क्या बनता है, आपका CaSO4 बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। तो इसका कलर क्या होता है, येलोइश टिंट आ जाता है। ये मार्बल कैंसर भी यहाँ पर क्या करती है, कॉज करती है। इसके अलावा ये लीचिंग कॉज करती है, देन आपकी सॉइल एसिडिफिकेशन कर देती है। मिट्टी के अंदर ही क्या हो गया, एसिड मिल गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पैदा ही नहीं हो पाएगा, ऐसा करके भी आपको देखने को मिल जाता है सॉइल एसिडिफिकेशन। इसे खत्म करने का तरीका क्या, सॉइल एसिडिफिकेशन को यहाँ पर क्या मिला दो, ऐश मिला दो, यानी कि राख मिला दो, बिकॉज राख क्या होती है, बेसिक आपको देखने को मिल जाती है, बेसिक नेचर उसका होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आउट देयर, ओके। चलो, कोल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। कोल के बारे में पूछा गया कि कोल किस प्रकार के रॉक्स में आपका पाया जाता है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बेसिकली आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री मतलब जो सेडिमेंट से मिलकर बनते हैं। ये फ्लोरा एंड फोना जो है ना, ये बहुत सालों तक अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर जो होती है आपकी अर्थ के अंदर जो जम जाती है, उससे क्या बनता है, आपका कोयला बनता है, उससे आपका बनता है कोयला। कोयला इज डेफिनेटली अ फॉसिल फ्यूल। और हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है, सबसे ज्यादा उसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, कोयला ही आपका इस्तेमाल कोयला ही आपको सबसे सारा इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोयले की, अच्छा, इग्नियस रॉक्स होते हैं, इसका एग्जांपल क्या आपका ग्रेनाइट, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ग्रेनाइट वगैरह इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये सेडिमेंट्री क्या आपका लाइमस्टोन है, देन आपका सैंडस्टोन है, ये सब क्या आपके क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के आपके एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक जो आपका इग्नियस और सेडिमेंट्री होते हैं, ये जो है आपके अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। दीस आर द एग्जांपल ऑफ सेम। ये इसमें डाइक्स आ जाएगा, क्वार्ट्ज आ जाएगा, वो सबके सब क्या आपके इसके एग्जांपल आपके आ जाते हैं। अच्छा, कोल के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कोयला जो हमारे टोटल मिलाकर इसके 4 प्रकार आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होती है आपकी एंथ्रासाइट, मैं आप देता हूँ एंथ्रासाइट, देन आपकी आती है सर आपकी बिटुमिनस, देन आपकी आती है लिग्नाइट, देन आपकी आती है पीट। तो पीट को तो हम लोग कोल मानते ही नहीं है, बिकॉज ये क्या एकदम बिल्कुल खराब क्वालिटी है। कार्बन परसेंटेज जो होती है वो 30% के आसपास होती है, सॉरी लेस देन 30% होती है, इसको हम तो मानते ही हैं। लिग्नाइट जो होती है, इसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज होती है वो आपकी देखने को मिलेगी 65% से कम देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या आपकी बिटुमिनस के अंदर आपकी जो होती है 85% से कम देखने को मिलती है। ये जो है सबसे ज्यादा हमारे देश में पाया जाता है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो पाया जाता है वो क्या आपका बिटुमिनस सबका पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटी हो गया, झारखंड हो गया, सॉरी झारखंड के अंदर आपका हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका हो गया, उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये सबके अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। इवन आपका जो कर्नाटक वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है वहां भी, ठीक है। एंथ्रासाइट को हम लोग बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल बोलते हैं। इसके अंदर अगर इसको जलाओगे तो बिल्कुल ब्लू फ्लेम वगैरह आएगी। यहाँ पर आपका 95% से ज्यादा आपका कार्बन परसेंटेज आता है। तो
ये बिल्कुल वेस्टेज क्या ना के बराबर आती है, लेकिन ये क्या आपका मोस्ट रेयर है, बहुत मुश्किल है, और ये क्या आपका बहुत ज्यादा क्या आपका पैसा भी लगता है इसमें, कॉस्टली भी बहुत है। रेयर है तो कॉस्टली भी होगा। ये पाया कहाँ पर जाता है, ये आपको अपालाकियन माउंटेन्स, अपालाकियन माउंटेन्स जो होती है ये आपको यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूएसए के अंदर आपकी अपालाकियन माउंटेन्स में सबसे ज्यादा इसके रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं आपको हल्का सा डायग्राम बनाऊं यूएसए का, तो ये इस प्रकार से मान लो ये आपका यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी आती है वो आती है अपालाकियन माउंटेन्स, यहाँ पर जो आपकी आती है इसे बोलते हैं रॉकीज, इसे बोलते हैं रॉकीज, ये आपकी क्या अपालाकियन माउंटेन्स, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईस्ट वेस्ट करके आप याद रख सकते हो ऐसे करके, अपालाकियन माउंटेन्स में आपकी आती है, ठीक है। बस हाँ थोड़ी बहुत आपका अपालाकियन माउंटेन्स यूएसए में तो है ही, साथ में आपका साउथ अमेरिका में भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है ऐसे करके, ठीक है। क्लीनर फ्यूल सबसे ज्यादा क्लीनर फ्यूल आपको ये देखने को मिल जाता है। अच्छा, लिग्नाइट को जो हम लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं ब्राउन कोल, लिग्नाइट का नाम है ब्राउन कोल, ये भी याद रखना, ठीक है। लिग्नाइट को बोलते हैं, लोग बोलते हैं ब्राउन कोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको तमिलनाडु में नेवेली करके साइट है सबसे ज्यादा, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Which of the following was not a disaster related to nuclear accident? न्यूक्लियर एक्सीडेंट से रिलेटेड कौन सा डिजास्टर इसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। इसमें से कौन सा डिजास्टर न्यूक्लियर एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है? देखो न्यूक्लियर अगर बताऊं मैं आपको टॉप पांच अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपके कौन से सबसे पहले तो आपका क्या कहते हैं, आपका सबसे बड़ा जो आपका हुआ था बेसिकली, एक मिनट, कौन सा, चेरनोबिल, वेरी वेरी फेमस। देखो ये बहुत ज्यादा फेमस जगह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, एक मिनट, चेरनोबिल ये पूछा जाता है बिकॉज ये कहां पर आपकी आती है, यूक्रेन के अंदर आपकी आती है, यूक्रेन के अंदर आपको आती है, और यूक्रेन रशिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस चल ही रहा है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1986 के अंदर आपको देखने को मिला था, और स्टिल अभी तक वहां पर क्या है, क्या कहते हैं, आपकी न्यूक्लियर वेस्ट के आपको जो सिंबल्स है वो वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। देन सर आपका इसके बाद जो सबसे बड़ा जो था वो था आपका फुकुशिमा डाइची वाला, फुकुशिमा डाइची। ये सब तो मैं बिल्कुल भूल नहीं सकता। मैं जब पढ़ाता था मैं आपको बताया भी था कि मेरा जापान जाना काफी मतलब एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, I was about to go to नेपाल बट जापान, नेपाल निकल गया, तो जापान, बट ये कैंसिल हो गया बिकॉज फुकुशिमा डाइची वाला न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया था, और ये डिजास्टर हो गया था। कब हुआ था, ये आपका 2011 में आपको देखने को मिला था, मार्च 2011 में आपको देखने को मिला था, ये तो मुझे अच्छे से याद भी है, ठीक है। देन इसके अलावा भी सर आपको देखने को मिला है, यहाँ पर आपका है देखो ये खिश्तेम करके, जो भी इसका नाम है मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, ये भी कहाँ पर आपका रशिया के अंदर आपको देखने को मिला था। पहले चलिए यूएसएसआर में देखने को मिला था, यूएसएसआर बोलना चाहिए मुझे, यूएसएसआर में देखने को मिला था कब, 1957 में देखने को मिला था। 1957 के अंदर ही आपको यूके में भी एक देखने को मिला था। यूके के अंदर कहां पे आया था, इसका नाम था विंड स्केल, तो ये सबके सब आपके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया यूएसए के अंदर भी आपको देखने को मिला था 1979 के अंदर, वो था आपका 3 माइल आइलैंड के ऊपर आपको देखने को मिला था, 3 माइल आइलैंड, ये भी देखने को मिला था। ये 5 जो है ना, ये सबके सबसे टॉप वाले 5 हैं, ठीक है। ये लव कैनाल जो देखने को मिल रहा है ना, इससे क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है केमिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, और केमिकल्स वगैरह जो है ना ये सॉइल के अंदर चले गए, और सॉइल से क्या हो गया, लीच होकर बेसिकली कहाँ पे चले गए, एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल के बैकयार्ड तक निकल के आ गए थे, और स्कूल के बैकयार्ड में फिर क्या बच्चे खेल रहे थे, तो वहां से उनको काफी ज्यादा दिक्कत वगैरह आ गई, और वहां पर काफी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ वगैरह हो गई। 750 से ऊपर शायद कुछ लोग मर गए थे ऐसे करके। तो लव कैनाल ये बेसिकली कहां पर आता है, नाइगरा फॉल्स के पास आपका आता है, और पानी के थ्रू ही वो केमिकल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट हो गए थे, तो ये आपको देखने को मिला था, ठीक है, ऐसे कर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये बेसिकली जो है ये बेसिकली क्या कहते हैं आपका एसोसिएटेड किसके साथ एसोसिएटेड है, देखो याद रखना, ये जो आपका समुद्रगुप्ता के साथ एसोसिएटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को समुद्रगुप्ता और सबके बारे में। देखो समुद्र, अच्छा पहले तो ये देखते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कभी कभार हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रयाग, आपको पता है प्रयागराज नाम रख दिया, इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी ये जाना जाता है बेसिकली, ठीक है। और ये आपका ये किसने लिखा था, महाराजा हरि सिंह ने लिखवाया था, और इसके संस्कृत लैंग्वेज के अंदर आपका लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर आपका बेसिकली लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। ओके, देन आपका क्या है, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड, ठीक है। और इसके अलावा क्या था आपका, हाँ ओके, अच्छा ये किसका, समुद्रगुप्ता के टाइम पर लिखा गया था, समुद्रगुप्ता को। अच्छा इसके अंदर इसी के अंदर ना कविराज का टाइटल दिया गया था, कविराज का टाइटल जो दिया गया था वो समुद्रगुप्ता को इसी के अंदर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके टाइम पर, समुद्रगुप्ता के टाइम पर क्या थे, 6 गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, 6 गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे, और कई प्रकार के थे, और इसमें एक था आपका वीना टाइप, एक था आपका अश्वमेधा टाइप, ठीक है। ये थोड़े से ज्यादा फेमस है, अश्वमेधा टाइप जो था आपका, ये जो कॉइन्स थे ये भी आपके देखने को मिले थे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं इंडियन नेपोलियन बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजी इन वॉर एंड ऑल, ये आपको इंडियन नेपोलियन को बोलते हैं, ठीक है। किसने दिया था, यूएस स्मिथ ने इनको टाइटल दिया था ये वाला करके, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। चंद्रगुप्ता टू आपको देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, चंद्रगुप्ता टू बड़ी इंपॉर्टेंट इंसान है। इनको बोलते हैं क्या, इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला गया था, इन्हें बोलता है विक्रमादित्य का टाइटल मिला गया था, ठीक है। और क्या होता है, इनके टाइम पर फाहिन आया था, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करने के लिए आया था, और सब कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोल के गया था इनके बारे में, ठीक है। देन सर यहाँ पर बिंबिसार जो छोड़ दो, कुछ काम करनी है। बिंबिसार इज द
फादर ऑफ अशोका, ठीक है। देन आपका चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता वन को के बारे में बताए दो। चंद्रगुप्ता वन के बारे में क्या बताऊं, इसमें कुछ खास नहीं है। इनके टाइम पर क्या थे आपके कुछ किंग क्वीन टाइप कॉइन्स यहाँ पर आए थे, किंग क्वीन टाइप्स, किंग क्वीन टाइप्स यहाँ पर आपके बेसिकली कॉइन्स देखने को मिले थे। और यहाँ पर जो आपके गोल्ड कॉइन्स थे ना, इनका एक और नाम था, इनको बोलते थे अपन दिनार्स, दिनार्स। और ये सिल्वर के टाइप का जो कॉइन्स थे उनको क्या बोलते थे हम लोग, उसको बोलते थे हम लोग बोलते थे रुपका, रुपका, रुपका वाज द नेम ऑफ इट, ठीक है, ये करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये गुप्ता डायनेस्टी के सबके सब इंपॉर्टेंट लोग हैं, ओके। अच्छा भाई चंद्रगुप्ता टू, एक मिनट ना, चंद्रगुप्ता टू के टाइम पर क्या था आपका, वो भी थे, क्या कहते हैं आपके नौरत्न भी आपको देखने को मिले थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो ये आप क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। ये पूछा गया कि अगर ब्रिटेन के अंदर कोई इंसान रह रहा है, उससे आप रिलेटिव को कांटेक्ट करना चाहते हो और श्रीनगर के अंदर आप लोग यहाँ पर हो, तो यहाँ पर किस टाइम पर आप लोग कॉल करोगे। तो कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सा लगाना है, जिसे बोलते हैं 5 hours 30 minutes। ये हमारा क्या स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, उससे हम लोग क्या है GMT, ये हम लोग क्या अहेड चल रहे हैं, ब्रिटेन से हम लोग आगे चल रहे हैं 5 hours 30 minutes, ठीक है। तो आप अब प्लस माइनस खुद ही कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मेंशन करना, पॉज करो, आराम से इसका आंसर चेक करो, देखना, ठीक है। ABCD इज द राइट ऑप्शन, जो भी आपका राइट ऑप्शन है प्लीज कमेंट जरूर करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यावन प्रिया, यावना प्रिया वाज अ नेम यूज्ड इन एशियन टाइम्स फॉर किसके लिए, किसके लिए यूज किया जाता था। देखो ये यूज किया जाता था किसके लिए, तो यावन बोलते थे किसको, ये हम लोग बोलते थे रोमन्स को, रोमन्स को बोलते थे, रोमन्स को बोलते हैं, फिर ग्रीक्स को बोल दो ये। और प्रिय मतलब क्या, उनकी पसंद का। तो यावन प्रिय यानी कि उनकी पसंद का क्या है यहाँ पर है पेपर। तो पेपर हमारा ब्लैक पेपर, हम लोग ना रेड पेपर नहीं खाते थे, ये जो लाल मिर्ची है ना, ये हम लोग नहीं खाते थे। ये लाल मिर्ची कहाँ से ली हमने, पोर्तुगीज वाले लोगों से लिए। हम लोग हमारे देश में काली मिर्ची का इस्तेमाल होता था, यानी कि पेपर, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल होता था, जिसको हमारे देश के लिए क्या बोलते थे, ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे, ब्लैक गोल्ड भी इसको बोलते थे, ठीक है, ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे। तो ब्लैक गोल्ड पेपर वगैरह का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बस दैट्स इट। इतना याद रख लो तो भी बहुत बड़ी बात है, बाकी कुछ खास काम नहीं है, ठीक है। मस्लिन कॉपर जिंक वगैरह नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ दो उसको, ठीक है, ओके। इन pedogenesis by mixing activities earthworm improves the, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि मतलब आसान सा क्वेश्चन है, pedogenesis का मतलब देखो pedology जो होते हैं ना, pedology is study of क्या कहते हैं आपके सॉइल की स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। और पेडोजेनेसिस मतलब उसी का क्या कहते हैं, इन द पेडोजेनेसिस मतलब उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फर्दर उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मिक्सिंग एक्टिविटीज की बात करें तो अर्थफॉर्म जो है वो क्या इंप्रूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पीएच बैलेंस इंप्रूव करते हैं, और सॉइल का मतलब उसे क्या करते हैं आपका और बेटर कर देते हैं। एक मिनट पीएच बैलेंस, एक्चुअली पीएच बैलेंस प्लस ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों के दोनों इंप्रूव करते हैं, ठीक है। पीएच बैलेंस और ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों के दोनों इंप्रूव करते हैं। स्ट्रक्चर तो गलत है, टेक्सचर भी गलत है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज इसमें एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं इसको आंसर को बता दूंगा, ठीक है। एक मिनट, पीएच बैलेंस, आई थिंक पीएच बैलेंस इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। पर चलो मैं देखता हूं एक बार, ऑर्गेनिक कंटेंट इज आल्सो देयर। कि एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को क्या होते हैं, ये खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फिर क्या होता है मतलब ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। बेसिकली ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या करते हैं, फास्ट टर्न करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या करते हैं, फास्ट टर्न करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, मैं आपको इसमें ना कमेंट के अंदर आप देख लेना, मैं इसको अच्छे से आंसर करके बता दूंगा। बाकी अगर आपको पता होगा डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली मेंशन आउट देयर, ठीक है। अच्छा, अर्थफॉर्म को बताना किस किंगडम में आपके लाई करते हैं। अर्थफॉर्म क्या होता है, किस किंगडम में आपके लाई करते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप इसको आंसर डेफिनेटली कर सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या बोलता है, रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो आपकी इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है आपके 32 आर्टिकल में करता है, ये जो हाई कोर्ट करता है 2226 आर्टिकल में आपका करता है, ठीक है। रिट इशू करने की जो पावर है, रिट होता क्या है बेसिकली, रिट जो होते हैं आपका एक तरह के क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उसको बोलते हैं रिट्स बोलते हैं। क्या बोल रहा है आपका ब्रिटिश, हाँ, व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू डू विद पब्लिक ड्यूटी बट फेल्स टू डू सो। हाँ, बोल रहा है क्या, जो मैंडेमस इशू की जाती है वो तब की जाती है जबकि क्या है, जो भी आपका पब्लिक अथॉरिटीज को भी मिली हुई अपना काम ढंग से नहीं कर पाता तो इशू की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये जो रिट है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, और आपके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, बाकी सबके लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर क्वैशिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द इंफीरियर कोर्ट। ये बोल रहा है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो क्या करती है, क्वैश करने के लिए होती है। अगर कोई मान लो डिसीजन दे दिया है जो कि उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता, उसके ऊपर डिसीजन उन्होंने दे दिया किसने, जो इंफीरियर कोर्ट्स हैं, तो उसको क्वैश करने के लिए, उस डिसीजन को क्वैश करने के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन की जाती है। नहीं, गलत है। वो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए होती है आपकी सर्शोरारी करके आपकी जो रिट होती है वो क्या करती है, क्वैश करती है। ये प्रोहिबिशन जो होती है, देखो नाम से क्या पता लग रहा है, प्रोहिबिट यानी कि रोकथाम के रिगार्डिंग बात कर रही है कि रुक जाओ। तो ये क्या होती है आपकी बेसिकली स्टॉप करने के लिए होती है, प्रोहिबिट करने के लिए होती है, फॉरबिड करने के लिए होती है कि भैया आप इसके ऊपर क्या हो, डिसीजन ना ही दो, ऐसा डिसीजन ना ही दो। अगर दे दिया है तो उसे क्वैश करने के लिए क्या आती है, इसको लगाते हैं सर्शोरारी को बोलते हैं, सर्शोरारी होती है, ठीक है। देन ये जो रिट्स होती है सर्शोरारी एंड प्रोहिबिशन, ये दोनों के दोनों क्या होती है, इसे बोलते हैं इंट्रा कोर्ट रिट्स बिकॉज ये कोर्ट्स के रिगार्डिंग बात कर रही है, और इसे कभी कभार सिस्टर रिट्स भी बोलते हैं,
मतलब बहने वाली जो रेट्स हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो दोनों ये वाली गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, मतलब 1 इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और आ गया, फटाफट से करेंगे। द बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया। जो क्रूड, देखो ध्यान से समझना, क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया जो है ना आपका, ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो हम लोग नॉर्मल बर्थ रेट की रिगार्डिंग बात करते हैं। क्रूड बर्थ रेट बेसिकली किसके रिगार्डिंग बोलता है कि मतलब ये एक्चुअल वो देता है, मतलब जो फील देता है, बिल्कुल सही डाटा प्रेजेंट करता है, इसके रिगार्डिंग ये आपका जाता है, इसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। ये जो है ना, ये एक अलग से ऑफिस बनाया गया था, इसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये बेसिकली क्या करता है आपका, ये देखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर जो मोर्टालिटी रेट है, सॉरी जो बर्थ क्या बोलते हैं, जो मतलब फीमेल जो फीमेल कंसीव कर पाती बेबीज, कह लो कैसे कह लो, फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो बेसिकली कौन देखता है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। तो क्या कहते हैं आपके बर्थ रेट ये, और फीमेल के रिगार्डिंग अगर पूछा है तो ये भी आपका देखता है। एक्चुअली ये भी पब्लिश करता है रिपोर्ट, लेकिन ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। क्रूड बर्थ रेट के रिगार्डिंग पूछा तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेंसस ऑफ इंडिया लिखा है, सेंसस ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसस ऑफ इंडिया जो था सबसे पहली बार 1872 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये क्या था, अनसक्सेसफुल था, ये अच्छे से हो नहीं पाया था। ये किसके टाइम पर किया था, वाइस रॉय जो थे मायो के टाइम पर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं। लेकिन सक्सेसफुल कौन सा, तो सबसे सक्सेसफुल जो हो पाया वो कौन सा था, वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर किया गया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पर आपका किया गया था। ये कब किया गया था आपका, 1881 के अंदर किया गया था। और इसके बाद हर साल हम लोग क्या करते हैं, 10 साल के बाद करते रहते हैं सेंसस, ठीक है, ऐसे करके। जो 1921 का सेंसस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 के सेंसस में क्या था, हमारी पॉपुलेशन क्या थी, डिक्रीज हो गई थी। पॉपुलेशन क्या थी हमारी, क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, ये देखने को मिला था। और इसीलिए इसको बोलते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइड। तो ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड जो है वो बेसिकली ये वाला आपको देखने को मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो था वो आपका, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब देखने को मिला, 1971 के अंदर देखने को मिला। मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट था, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मैक्सिमम पॉपुलेशन नहीं, मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो था वो आपका देखने को मिला 1971 के अंदर आपको देखने को मिला, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली ये 4 फेजेस को बोलते हैं कि 4 फेज के अंदर आपकी पॉपुलेशन वेरी करी थी। तो चलो अभी ज्यादा के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। ओके, द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंडेड। हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग बात होगी। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट नहीं देखा है, मैं यहाँ पर पिन करके डाल दूंगा, यहाँ पर ऊपर देख लेना, आई बटन प्रेस करके। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने लास्ट जब मैं आपको पढ़ाया था ना, इंडियन ज्योग्राफी की हमारी लास्ट मैंने आपकी क्लास ली थी, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैंने वहां पर भी ग्लेशियर्स वाला क्वेश्चन डाला था, और मैंने वहां पर भी आपको बताई थी वाली वैल्यू। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। देखो जो अंटार्कटिका और आर्टिक को तो छोड़ ही दो, ठीक है, वो तो आपके नहीं हो रहे। इसके अलावा आपकी कौन सी ग्लेशियर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर पाया जाता है, वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। उसका नाम होता है एस स्टार्ट, उसका नाम है सियाचिन। चलो बता देता हूँ, सियाचिन ग्लेशियर आपका पाया जाता है, ठीक है, ये वाला आपका। सॉरी, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। सबसे लार्जेस्ट आपका कौन सा आता है, इसको बोलते हैं फेडचेंको, इसे बोलते हैं आपका फेडचेंको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपका लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको जो हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स होते हैं वो कहां पर आपके पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, अगर थोड़ा समझोगे तो आप इसको आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये थोड़े आसान से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन क्या है, काफी सारा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। और ग्लेशियर्स के बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो मैं मानता हूं कि आप थोड़ा बहुत और भी इससे एनालाइज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बताता हूँ कि यहाँ पर ना ग्लेशियर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी कुछ ये सबके सब माउंटेन रेंजेस दी हुई है, एल्प्स, रॉकीज, एंडेस, हिमालयस। इनकी हाईएस्ट पीक्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एल्प्स आपको कहां देखने को मिलेगी, एक सेकंड, यहाँ पे एंडीज स्टार्ट करते हैं। एंडीज माउंटेन रेंज आपको कहां पर देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम क्या है आपकी, माउंट एकोंकागुआ कह लो, फिर एकोंकागुआ माउंट एकोंकागुआ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रॉकीज जो आपकी आती है यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम है आपकी माउंट मैकनली, ठीक है, माउंट मैकनली। ये आपकी अलास्का में देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। हिमालयस के अंदर आपकी क्या आती है, माउंट एवरेस्ट, व्हिच इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, 8848 क्या मीटर सब कर लो, इतना ही कर लो, ठीक है, ऐसा करके अप्रॉक्सीमेट याद रख लो। एल्प्स जो आपकी अल्पाइन पेड ऑफ माउंटेन्स आपकी स्विट्जरलैंड वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली आपकी आती है यूरोप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन ये यूरोप के अंदर तो आ गई, लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, तो उसका माउंटेन का नाम है माउंट एल्ब्रस। लेकिन ये जो है ना वो एल्प्स के अंदर नहीं आती है, वो कहां पर आती है, यूराल माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो हमने अंटार्कटिका की बात नहीं करी, तो अंटार्कटिका इज आल्सो कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो आपकी आती है माउंट विंसन मैसिव। ये क्या आपकी वहां पे हाईएस्ट पीक है। ये ग्लेशियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब पीक्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक, कंफ्यूज मत होना, विंसन मैसिव। और एक हमारा कॉन्टिनेंट और रह गया,
ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये हिमालयस के अंदर, ये आपके इंडिया मतलब हिमालयस इज इन द एशिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी कौन सी आती है, ये आपकी माउंट कोजिस्को, माउंट कोजिस्को करके आपकी आती है, ठीक है। स्पेलिंग वाली मत देखना, ओके ये आपकी आती है। हो गया ठीक। अच्छा एक अफ्रीका रह गया ना, अफ्रीका, अफ्रीका रह गया। तो अफ्रीका के अंदर आपकी सर आपकी आती है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये आपको देखने को मिलेगी। ये तंजानिया के अंदर आपकी आती है, ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये माउंट अकानकागुआ आती है आपकी अर्जेंटीना के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके माउंट एवरेस्ट आपकी आती है नेपाल के अंदर, इसका नाम होता है चोमुलांगमा इसका नाम है। और या इसका माउंट एवरेस्ट का नाम है चोमुलांगमा, नेपाली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका आ गया। देन आपका सॉरी सागर मठ बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज में, और चोमुलांगमा बोलते हैं चाइनीज में, ओके। चलो आगे थिंक काफी है, ओके। दो क्वेश्चन और आगे फटाफट से देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कौन सा सबसे मेन रीजन है। देखो बता दूं सभी के सभी रीजन क्या है आपके, ये ग्लोबल वार्मिंग के रीजन है। लेकिन आपको स्टार्ट के थ्रू बताता हूं आपको थोड़ा सा। देखो ये क्या, ये है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कहां से आपकी होती है, इकोनॉमिक सेक्टर से। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है 25%, देन आपका 24% आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन से 14%, इंडस्ट्री से 21%, अदर एनर्जी 10%, बिल्डिंग से आपका आ रहा है 6%। अगर थोड़ा बहुत मोटा काउंट करो, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, ये सभी के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, लाइक कोयला वगैरह। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कोयला ही क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी था आंसर। ये कंफ्यूज मत कर लेना कि थर्मल पावर जनरेशन में इस्तेमाल होगा, नहीं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी द आंसर। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका आता है ये आपका सॉरी इसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर, राइस कल्टीवेशन एंड मार्शलैंड सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका आता है डिफॉरेस्टेशन, ये आपका आएगा, फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके आपके आ जाएंगे, ये वाला आपका आ जाएगा। एक साइड आपको सामने मैंने और रखा हुआ है, ये देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशन सबसे ज्यादा कौन सी करती है। तो सभी के सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सबसे ज्यादा आपकी करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी ना पूछते हैं ऐसे करके ना कि अरेंज करो सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन सा। तो कार्बन डाइऑक्साइड 65% आपकी करती है, देन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, अरे यार ये थोड़ा सा अलग कर दिया, फॉरेस्ट्री वाला अलग कर दिया और ये फॉसिल फ्यूल वाला अलग कर दिया, बट कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आप एक कर लो, देन आपका मीथेन, देन आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, देन आपकी कुछ फ्लोरीन वगैरह गैसेस हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गई, या फिर आप ये कुछ वाटर वेपर हो गया, और भी कुछ गैसेस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, ये आपकी ऐसे आकर के आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन दिल्ली। तो फॉग जो है आपका दिल्ली में जो बनेगा उसके रिगार्डिंग कौन सी सबसे बेस्ट फेवरेबल कंडीशन है। देखो वैसे फॉग दो प्रकार से बन जाता है, पर मेजरली आपको एक प्रकार से देखने को मिलता है। एक प्रकार क्या होती है, देखो ये जो होगा कि आपकी क्या होगी, जो क्या कहते हैं आपका हवा के अंदर क्या है, एयर क्या आपकी थोड़ी बहुत क्या है, इसके अंदर क्या मॉइस्चर कंटेंट है, इसके अंदर क्या आपका मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। और ये थोड़ी सी क्या आपकी वार्म काइंड की एयर है, मतलब थोड़ी गर्म सी हवा है। लेकिन जो सरफेस है ना वो क्या आपका ठंडा है, सरफेस क्या आपका ठंडा है। तो क्या होगी, यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, एकदम से क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बना देगी, और उससे क्या बन जाता है, हमारा फॉग बन जाता है। लेकिन अगर मान लो हवा चल रही होगी मस्त मस्त, अगर यहाँ पर हवा चल रही होगी मस्त मस्त, तो ये तो उड़ जाएगा तुरंत ही, तो यहाँ पर कभी सस्टेन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हवा नहीं चलनी चाहिए, तो यहाँ पर मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर हैज टू बी वेरी वेरी लेस। अब यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर होना जरूरी है ना, तो ह्यूमिड तो होनी चाहिए। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होनी चाहिए तभी तो कुछ बात बनेगी। तो ड्राई एयर तो हो नहीं सकती, कैंसिल, ये भी ड्राई एयर कैंसिल। तो ह्यूमिड एयर। ये स्प्रिंग के अंदर क्या होती है, अच्छी खासी हवाएं वगैरह चलती रहती हैं, तो उसमें तो ये आप ऐसे एलिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर स्काई एंड ह्यूमिड एयर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज क्लियर स्काई ह्यूमिड एयर इन विंटर, ऐसे करके आपको देखने को मिल जाता है। ओवरकास्ट स्काई के अंदर भी बनती है पर बहुत ज्यादा कम बनती है, फिर वो स्मॉग टाइप का रूप लेती है। स्प्रिंग्स वगैरह में आपको कम देखने को मिलती है। ह्यूमिड एयर इन विंटर के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा फॉग आपको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा खराब भी है। लेकिन आपको देखो ये एक मैंने यहाँ पर ऐसी ऐड भी किया हुआ है, यहाँ पर देखोगे कि एक मतलब लास्ट पिछले साल जो हमारा फॉग काफी ज्यादा कम था। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो कहांगे आपका, देखो द नॉर्मल फॉग आवर्स फॉर दिसंबर के अंदर 280 घंटे दिल्ली के अंदर क्या रहती है आपकी, विंटर रहती है, ठीक है। इधर मत देखो, इधर देखो, ये वाला डाटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 280 घंटे यहाँ पर आपकी रहती है, ठीक है, ऐसे करके बोला गया। और ये मॉडरेट फॉग डेज हैं बिलो 1000 मीटर, और ऐसे करके। अगर यहाँ पर देखोगे टोटल फॉग आवर्स इन दिसंबर, ये देखो 335 यहाँ पर है, फिर 330 है, अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट सेम है। फिर यहाँ पर रिड्यूस होके 2021 के अंदर सिर्फ 95 आवर्स थे, तो काफी अच्छा यहाँ पर दिल्ली के लिए ये वाला साल रहा। अगर देखो फॉग वॉग रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ काम ढंग से कर नहीं पाएंगे, दैट इज ऑल्सो देयर। अच्छा फॉग जो है ना, फॉग के अंदर आपका स्मोक जो बैड होता है, तो क्या बनता है आपका, स्मॉग बनता है। तो स्मॉग क्या होता है सर, काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और दिल्ली के अंदर सर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये दो टाइप के आपको स्मॉग देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका लंदन स्मॉग जो कि आपका दिन में देखने को मिलता है, और एक आपका होता है लॉस एंजलिस स्मॉग, ठीक है। इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी के अंदर आपकी क्या होती है, ओजोन की जो होती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, वो कंट्रीब्यूट वगैरह कर देती है, ऐसे करके, ओके। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलो मेरे ख्याल से काफी सारा हो गया। अगर आपको सेशन पसंद आया, मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज 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 मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप। आपका एक थम्स अप मेरे को काफी अप्रिशिएट करेगा। कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करने से देखो लाइक से शेयर से ये सबसे क्या होता है, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ती है, ज्यादा लोगों को वीडियो रिकमेंड होगी तो थोड़ा सा मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, काफी सारे लोग देख पाएंगे। तो कुछ भी मन कर रहा है कमेंट 3-4 कमेंट फालतू के कर दो, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर कर दो, जैसे मर्जी बस कर दो, ठीक है। और या यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन। और या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स प्लीज यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।